जी लाइव हो गया। स्टार्ट कर सकते। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज की क्लास में हम, सर ये बताइएगा, ओपी वाली पिक्चर वाली स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी मैम। जी सर। जैसा कि क्लास हमारी टाइटल से पता चल रहा है कि आज की क्लास में हम ओओपी को मास्टर करेंगे। ओओपी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसको लर्न करेंगे, सो दैट हमारी जो लीड कोड की जर्नी है उसमें भी हमें ये बहुत फ़ायदा देगी। बिकॉज हम लोग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का यूज़ कर रहे होते हैं। और इस ओओपी की क्लास को लर्न करने के बाद अगर हमारा यानी कि हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे और अपने कोड को रीयूजेबल बनाएंगे और आज की क्लास में इसको मास्टर करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगी, ओओपी को हम पढ़ क्यों रहे हैं। ओओपी पढ़ने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से हमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, इसीलिए हम इसको लर्न कर रहे हैं। ओओपी बेसिकली हमारे कोई कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए बहुत फायदेमंद होती है, मॉड्युलैरिटी को, रीडेबिलिटी को और मेंटेनेंस को एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को। ये हमारे पास कुछ बेसिक बेनिफिट्स है जो कि हम लर्न करने से हम गेन करते हैं। ठीक हो गया, जिसमें सबसे मेन हमारा होता है कि हमारा जो कोड होता है रीयूजेबल होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ओओपी को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये इसलिए यूज की जाती है, जैसे कि हम जैसे ओओपी का नाम ही सुनते हैं देन हमें ऐसा लगता है हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ हम वर्क कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसलिए ओओपी को इसलिए बनाया गया बिकॉज हमारे पास बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रियल वर्ल्ड होता है, रियल वर्ल्ड की एंटिटीज होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंड उसमें हम बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। हमारे प्रोग्राम को करने का मकसद ये होता है कि हमारी वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, इसलिए हम ओओपी का यूज करते हैं, राइट। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोस होती है उसको मैप करने के लिए वो यूजिंग ऑब्जेक्ट इन कोड। ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास जिस तरह एक क्लास होती है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ जब हम वर्क कर रहे होते हैं वो हमारे पास हम ये कहते हैं कि हम ओपी में वर्क कर रहे होते हैं। ये हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एग्जाम डेफिनेशन है। उसके साथ मैं थोड़ा हिस्ट्री ओपी को बताऊंगी, ओपी की बताऊंगी कि सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली जब हमें कुछ नीड पड़ी, यानी कि ओपी की नीड इसलिए पड़ी कि हम अपना रियल वर्ल्ड का सिनेरियोस को मैप करना चाह रहे होते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने 1960s में इसको रिप्रेजेंट करवाया और इसमें इसको अब तो ये पहले तो बहुत कम लैंग्वेजेस में इसकी फंक्शनैलिटीज को हम यूटिलाइज कर सकते थे बिकॉज वो लैंग्वेजेस इस बेस पे बनाई गई थी। बट अब तो मोस्टली हम देखते हैं लाइक पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, इवन के बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें जस्ट हम ओपी की बेस पे कोड कर रहे होते हैं और उनको अब नेम भी यही दिया गया कि ये ओपी लैंग्वेज है, लाइक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह पाइथन को बोला जाता है, जावा को बोला जाता है एंड सी प्लस प्लस को बोला जाता है। ये फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था 1960 में? प्रोफेसर थे एमआईटी लैब के, एमआईटी की एआई लैब में कोई प्रोग्रामर था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और ये सिमला 67 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसमें इसके फीचर्स को ऐड किया गया बिकॉज उनको कुछ नीड पड़ी, देन उन्होंने उसको ऐड किया। फर्स्ट यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्क्रीट इवन सिमुलेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि तब के हम ये कह सकते हैं प्रोग्राम्स में, डिस्क्रीट प्रोग्राम्स में ये यूज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो मेन पर्पस होता है, इन चार चीज़ों को अगर जब हम मास्टर कर लेते हैं देन हम ये कहते हैं कि हमें ओओपी का कॉन्सेप्ट में, ओओपी की फाउंडेशन में अच्छी बेस नो हाउ है। ठीक हो गया। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर हमने इन चीज़ों को अच्छे से समझा देन हम ये कहते हैं कि हमें ओओपी को जो भी कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए उसको हम अच्छे से अपनी प्रोग्राम्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं।
हमारी ओओपी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग सिंपल ओओपी में क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक हो गया, यानी कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं एक ना मेन फंडामेंटल पिलर हम ये कह लें, या फिर बहुत फंडामेंटल जो होते हैं फाउंडेशंस होती हैं, वो जस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पे बेस करती हैं। अगर हमें इसमें बहुत अच्छी ग्रिप होगी, हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, हम बहुत अच्छे से इसमें कोड कर रहे हैं, देन वी कैन से कि हम इसमें अच्छे से समझ सकते हैं एंड अपना कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं, एंड हम इसमें और प्रोग्राम अच्छे से कोड कर सकते हैं। यूज रीयूजेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए और मेंटेनेंस के इनहेंस करने के लिए इसका यूज करना बहुत जरूरी होता है, और इसी पे ही हमारी सारी ओओपी बेस होती है। और हम स्टार्ट भी यहाँ से करते हैं कि हमें सबसे पहले स्टार्ट क्लास से करना होता है, हमें क्लास को क्रिएट करना होता है एंड देन उसमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। जिस तरह हम एक कार की एग्जांपल है, तो ये एक कार है एंड उसके तो ये एक क्लास है। तो क्लास क्या होती है, बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होती है। क्लास में ये होता है कि हम अपने ना यानी कि ये कह लें कि बहुत सारे क्लास के अंदर ब्लूप्रिंट मींस के बहुत सारे क्लास में फीचर्स होते हैं, राइट। सो जो फीचर्स होते हैं, जो क्लास होते हैं, उसको हम क्लास बोलते हैं। ठीक हो गया। लाइक ये भी कह लें कि वेरिएबल्स, फीचर्स से मुराद हम ये ले लेते हैं कि हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए, कुछ हमने फंक्शंस बना लिए, तो ये हमारे पास एक क्लास होगी जिसमें हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। जिस तरह एक क्लास में, जिस तरह मैंने एग्जांपल ली थी कार वाली एग्जांपल में, उसमें कार में इंजन होता है, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं, वो सारा जो भी होता है उसको हम ये कहते हैं कि हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, एक क्लास बना ली। अब ये क्लास अभी कुछ बनी नहीं है, क्लास में जस्ट फंक्शनैलिटीज हैं जो हमने एक ब्लूप्रिंट की फॉर्म में हमने कह दिया कि हमने लेस पोज कर ली। अब इनको एक्सेस करने के लिए हमें कुछ यूज करना होता है, हमें ऑब्जेक्ट्स का यूज करना होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ये कह सकते हैं कि अगर तो हमारे पास हमने जो डेटा को अपनी क्लास के अंदर रिप्रेजेंट करवाया उसको हमने यूटिलाइज करना है, देन वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट। सो ऑब्जेक्ट का बेसिकली कहाँ पे नीड आती है कि अगर हमने क्लास की फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करना है, अदरवाइज तो वो एक ब्लूप्रिंट बनी हुई है क्लास, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत निसेसिटी होता है, एंड वी कैन से हमारी हमें इसकी नीड होती है क्लास के फंक्शनैलिटीज को यूटिलाइज करने के लिए। सो बेसिकली ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था। इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ कोई पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाह रहा हो, देन फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। ओके। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, यस मैम। जी मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने ये क्लास डिफाइन की है, तो जी मैम। इसमें पेरेंथेसिस क्लास स्टूडेंट के बाद पेरेंथेसिस लगाएं या नहीं लगाएं, कोई इससे कोई डिफरेंस होता है या अ, अच्छा मैम, मर्जी है हमारी, या क्या कहेंगे हम? जी मैम, ये मैं आपको क्वेश्चन को आंसर करूंगी। अभी तक ये जस्ट अच्छे से समझ लें, अभी आपको आप ना अच्छे से ये समझे कि क्लास क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम कोड में करेंगे एंड कोड से हम इसको समझेंगे कि किस तरह हम क्लास तो समझ ली, ऑब्जेक्ट समझ लिया, अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे अपने कोड में, ये मैं अभी कोड के पार्ट में समझाऊंगी। बट अभी के लिए जस्ट आप अच्छे से क्लास को समझे एंड ऑब्जेक्ट को समझे। क्लास क्या होती है, क्लास में क्या चीजें होती हैं, एंड ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत पड़ी इसको यूज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ये अभी अच्छे से समझे। इसका थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे समझे। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर साइंस में थ्योरी सब्जेक्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट होता है, जो कि हमें सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ा दिया जाता है, बिकॉज ये हमारे पास फंडामेंटल होता है प्रोग्रामिंग में, राइट। इसको समझना एक थ्योरी सब्जेक्ट होता है, यानी कि इसमें बहुत सारा थ्योरी होती है। थ्योरी का अगर हमने अच्छे से मास्टर समझ लिया, देन वी कैन से वी कैन मास्टर इट, राइट। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ये था। अब हम कोड करते हैं। जिस तरह ये एक एग्जांपल दी हुई है, क्लास स्टूडेंट एंड नेम कुछ दिया हुआ है। क्लास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास कीवर्ड यूज करना होता है। बेसिकली मैं एक पाइथन में कोड कर रही हूँ, ये हमारे पास क्लास है, इसका क्लास कीवर्ड यूज करना होता है, एंड जो मर्जी हम क्लास का नेम ले लें, एंड ये उसके साथ कोलन लगाना नेसेसरी होता है। एंड उसके बाद जो भी हमारी फंक्शनलिटीज है, लाइक हमने कुछ नेम क्रिएट कर लिया, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, कुछ फंक्शंस बना लिए, ये सारा हमारे पास क्लास की फंक्शनलिटी है। ये सारा हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो हमारा हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था, एक ब्लूप्रिंट होता है, राइट। सो हम ओबी में सारा सिर्फ क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड एंड एट्रीब्यूट्स, इनको बहुत अच्छे से इनको अच्छे अगर हमने अच्छे से इनको समझ लिया, देन वी कैन से वी कैन मास्टर इट, राइट। तो ये एक एग्जांपल मैंने बनाई है, जिसमें जस्ट मैंने क्या लिया, एक क्लास ली एंड उसके बाद उसका कुछ मैंने डेटा ले लिया।
डाटा सिंपली मीन्स कि मैंने एक नेम ले लिया स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट के साथ हम कुछ और भी अपनी मर्जी से नेम ले सकते हैं, यानी कि और भी कुछ स्टूडेंट की फंक्शनैलिटीज ले सकते हैं, राइट। इस तरह मार्क्स ले लिए, एज ले लिया, रोल नंबर ले लिया, और उसके साथ अगर हम बनाना चाहें फंक्शंस का यूज करना चाहें, फंक्शन का फंक्शन मीन्स के जो हम डेली लाइफ में अपनी बहुत रीयूजेबिलिटी को रीयूजेबल कर रहे होते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, वो वाले फंक्शंस यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। अभी तो ये अच्छे से समझे कि क्लास क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैं भी समझाती हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमें अपना कोई भी हम नेम ले सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिया ओबीजे ऑब्जेक्ट, राइट। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये नेसेसरी होता है कि जो हमारे पास क्लास का नेम होता है वही हमने ऑब्जेक्ट लेना होता है, राइट। जो इस केस में क्या था, स्टूडेंट एक क्लास थी, राइट, और उसमें मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया विच इज स्टूडेंट, जो कि ओबीजे के नेम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एंड स्टूडेंट यानी कि हमारी क्लास का नेम एग्जैक्ट लिखना होता है। ये हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के यानी कि जैसे कि स्टार्ट पे एक बात की थी कि अगर हमने कुछ भी क्लास में हमारे पास है ना फंक्शनैलिटीज क्लास की, उसको हमने एक्सेस करना है, देन वी नीड टू यूज क्या करना है, क्या हमें यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। एंड ऑब्जेक्ट हमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या होता है, हमें हमारी जो क्लास की फंक्शनैलिटीज है उसको हमें एक्सेस करके दो, राइट। ऑब्जेक्ट हमारे लिए ये काम कर रहा होता है। जिस तरह इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, इस तरह जिस तरह इस एग्जांपल में ये मैंने पहले कोड को एग्जीक्यूट किया हुआ था एंड मैंने बाद में आई थिंक नेम चेंज किया है। तो इसने क्या हमें प्रिंट करके दिया, और आई कोड गुरु, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, अपनी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस किया, क्लास की फंक्शनैलिटीज को। इसी तरह अगर यहाँ पर एक और बना लिया जाए, अ, यानी कि वेरिएबल बना लिया जाए, वेरिएबल क्लास में बना लिया जाए, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, ओबीजे डॉट वेरिएबल। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमने अपना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और अपनी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस किया, राइट। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर मैं और भी कुछ बताना चाहूंगी। अब ये जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी क्लास में बना सकते हैं, राइट। जिस तरह मैं अगर यहाँ पर इसको मैं बोल रही हूँ, ये हमारे पास ओबीजे 1 था, और अगर मैं एक और भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, देन हम बना सकते हैं। हम सेम ऐसे ही करेंगे, क्या सिंटैक्स का यूज करेंगे, ओबीजे 2, यानी कि अपनी मर्जी से कुछ भी नेम रख सकते हैं, और उसके बाद क्या करना है, हमें अपनी क्लास का नेम लिखना है, देन हमें ये क्रिएट करके देगा। हम अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं कैसे, किस पर्पस के लिए, अपनी क्लास की फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करने के लिए। सो ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का। सो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो। मैम यहाँ पे डायरेक्ट जो हम अगर क्लास को प्रिंट आउट करें तो उससे क्या इसकी फंक्शनैलिटीज जो है वो नहीं होंगी प्रिंट आउट, या हमें लाजमी है कि हमें पहले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं क्लास के अंदर और फिर उसको प्रिंट आउट करना होता है? जी एग्जैक्टली जैसे कि हमने स्टार्ट में क्या बात की थी, क्लास का क्या पर्पस होता है। क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होती है, राइट। इसको मैं और थोड़ा एग्जांपल करती हूँ, हम अपने रियल लाइफ के एग्जांपल और लेते हैं, राइट। जिस तरह एक हमारे पास क्लास है, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब क्लास में कुछ और स्टूडेंट्स का हमने अपनी क्लास में अपनी चीजें बना ली कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनके हमारे पास नेम्स हैं, एंड हमने फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करना है। जिस तरह इस केस में हमारे पास एक नेम एक स्टूडेंट था, एंड हमारे पास मार्क्स एक था, डेटा था हमारा, जो कि हम कह सकते हैं हमारे पास ये वेरिएबल था, हमने क्लास के अंदर बनाया। एंड इसका बनाने का क्या पर्पस था, ये हमारे पास क्लास हमारे पास सारी फंक्शनैलिटीज रखती है। क्लास में हमें अपना सारा कुछ डिफाइन करना होता है, ये हमारे लिए जरूरी होता है कि हमने जो कुछ भी अपनी क्लास में स्टोर करना है वो हमने यहाँ पर स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स सॉरी। अब इस मेथड के नेम से कंफ्यूज ना हो, मेथड को जस्ट ये समझे कि मैंने ये बोला है, हम अपनी मर्जी से यानी कि वेरिएबल्स लिखेंगे यहाँ पर, एंड फंक्शंस, राइट। सो हमारे पास प्रोग्रामिंग में हम यही कर रहे होते हैं ना, लाइक फंक्शंस
बनाते हैं एंड वेरिएबल्स बनाते हैं, फंक्शन रीयूजेबल कर रहा होता है एंड साथ में वेरिएबल बनाते हैं अपना डेटा को स्टोर करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरिएबल्स एंड फंक्शन का बोला नेम, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्लास का होता है कि हमने क्लास में ये सब कुछ डिफाइन करना होता है, क्लास के अंदर हमने सब कुछ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हमने लिखना होता है। अब उसको एक्सेस करना है, देन वी नीड टू यूज ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना ही होगा। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, विदाउट ऑब्जेक्ट हम ये कह सकते हैं ना कि क्लास में अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, स्टूडेंट्स ही नहीं है, देन नथिंग लाइक, हम ये कह सकते हैं अगर हमने कुछ भी एक्सेस करना ना, तो सिंपल हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा और ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से कुछ भी नेम दे सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं अगर ए बी सी भी दे दूं, देन इट्स ओके। एंड स्टूडेंट हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, क्लास का नेम, ठीक हो गया। तो क्लास का नेम लिखना जरूरी होता है कि हमें क्लास का नेम एग्जैक्ट लिखना होता है और साथ में ये करली नहीं सॉरी राउंड ब्रैकेट्स भी लगाना जरूरी होता है। तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। और बेसिकली हम इसी के साथ ही वर्क कर रहे होते हैं पूरी और हमारी जो भी जर्नी होती है, लीड कोड जर्नी हम कह लें, या जो भी हम अपना कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं, देन मोस्टली हम जस्ट क्लासेस बना रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। हमारा मेन पर्पस यही होता है, हम क्लासेस बनाएं एंड ऑब्जेक्ट बनाएं। क्लासेस बना के सारा डेटा स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के उनको एक्सेस करते हैं। सो सर ये क्लियर हुआ आपको? एंड किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो या कुछ या कोई स्टूडेंट एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट करना चाहे एंड इसको इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करवाना चाहे, देन फील फ्री टू आस्क। जी मैम, ये क्लियर हुआ है, लेकिन मैम मुझे ये नहीं समझ आ रही, अगर हम जो है एक ऑब्जेक्ट एक वैसे ही हम क्रिएट करें एक इंटीजर और उसको अगर हम प्रिंट आउट करवाएं, तो उसमें और क्लासेस के थ्रू जो ऑब्जेक्ट को जो है हम प्रिंट आउट करवाते हैं, इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस है या क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे थोड़ा ये नहीं क्लियर हो रहा। चलिए हम कोड करके इसको समझ लेते हैं, राइट। जिस तरह मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, हमारा इस क्लास में हम क्या करना चाह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। और देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो डेटा था हमने बोला हमने अपना क्लास में लिख लिया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट का क्या काम है, हमारे हमने इन सारी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, देन ऑब्जेक्ट हमें बताएगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ। ये हमारे पास थी क्लास, ठीक हो गया। और ये हमें प्रिंट करवा के दे रहा है। जब हम सो यहाँ से हमें क्या पता चला, क्लास की हमने फंक्शनैलिटी को जो भी हमारे पास प्रिंट करवाया, ये हुआ ना प्रिंट। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का क्या पर्पज है, ये सारा करने के लिए ऑब्जेक्ट हमें ये बताता है कि हमने कोई भी लाइक हमने वेरिएबल को एक्सेस किया, जिस तरह नेम एंड मार्क्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, देन हम ये बोलेंगे हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना जरूरी होगा। जिस तरह यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। एंड ऑब्जेक्ट हमें क्या बता रहा है कि हमें इनको यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं या फिर कुछ भी इसके अंदर अगर मैं और मेथड्स का यूज करती, देन हमें वो करना हमें वो एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी होता है। जिस तरह यहाँ पर मैं लिख दूं जो मैंने वहां से कॉपी किया था। जिस तरह यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, उसको एक्सेस किया मैंने क्या करके, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। नेम हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट का क्लास का हमारे पास एक वेरिएबल था, यानी कि क्लास का डेटा था, उसको कैसे एक्सेस किया गया, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। सो ये हमें फंक्शनैलिटी होती है कि हमें ऑब्जेक्ट का क्या पर्पस होता है, क्लासेस का क्या पर्पस होता है। सो ये हमारे पास था, मतलब कि अगर कुछ भी एक्सेस करना हो या कुछ भी हम अपनी मर्जी से फंक्शंस बनाते हैं क्लास में, अगर उनको एक्सेस करना, ये तो बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल थी ना सर। अगर इसमें हम फंक्शंस बनाते और जिस तरह कैलकुलेट फंक्शन बना लिया जिसमें हम अपने स्टूडेंट के मार्क्स और भी स्टूडेंट बनाए एंड उनके मार्क्स को किया, देन हमें उन सबको एक्सेस कैसे करना होगा, बाय यूजिंग बाय एक्सेसिंग इट, बाय क्रिएटिंग इट, बाय ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, देन हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का मेन कॉन्सेप्ट था। सो क्लास इसमें कुछ कंफ्यूजन हो? मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जी मैम। आ,
ये आप ब्लूप्रिंट कह रही थी कि क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो वो इसे यहाँ ब्लूप्रिंट से क्या मुराद है? मैं क्या समझूं इसको? जी मैम, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ब्लूप्रिंट थैंक यू। मैम, मैम ब्लूप्रिंट का हम ना थोड़ा इस तरह करते हैं, वर्बली मीनिंग समझते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट ये होता है कि अगर हमने ये कह लें कि हमारे पास ये होता है कि इट्स लाइक एक्टिविटीज, हम कह लें कि हमारे पास हम कुछ एक्टिविटीज हैं, ये हमारे पास ब्लूप्रिंट है। इसको हम और समझते हैं, जिस तरह मैंने एक क्लास कार वाली एग्जांपल दी थी। अब मैंने क्या किया, एक मैनुअल बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा कि मेरी मेरी एक कार होगी, उसके अंदर मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे पास मेथड्स हों, जिस तरह इंजन हमारे पास कैसे वर्क कर रहा होता है, उस सबको मैंने लिखा। और उसके साथ हमारे पास मैंने ये भी लिखा, कार में ये चीजें होती हैं, यानी कि कार की प्रॉपर्टीज ये लिखी। एंड ये हमारे पास क्या हो गया, ये मैं क्या कर रही हूँ, ब्लूप्रिंट बना रही हूँ। ब्लूप्रिंट हमें क्या बताता है कि आप ये कर लो कि उसमें सब कुछ आप ना एज अ मैनुअल लिख लो। मैनुअल का मतलब क्या होता है? मैनुअल, जिस तरह हमारे पास ये जो भी हमें आइटम्स वगैरह लेते हैं, साथ में हमें एक मैनुअल दिया जाता है ना, जी। उस मैनुअल में मैंने क्या किया, अपना सारा कुछ डेटा को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, राइट। इस तरह मैंने क्या किया, एक कार की एग्जांपल ली, कार में हमने सारा डेटा को लिख लिया, ये हमारे पास क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया। अब एज अ प्रोग्रामर हम अपनी रियल वर्ल्ड की कुछ भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। सो प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या होता है? हमारे पास रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सोल्व करना ही होता है। सो ओओपी की नीड भी इसीलिए बढ़ी कि हम अपनी रियल वर्ल्ड की जो हमारा डेटा होता है, अब वो हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा है, उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना कैसे करेंगे? हम अपने ओओपी का यूज करेंगे, राइट। जिस तरह अब मैं अपनी कार वाले एग्जांपल को कंप्लीट करती हूँ। वो एक हमारे पास क्या बन गया था, एक ब्लूप्रिंट बन गया था, जिसमें मैंने सब कुछ लिखा, मेरी कार में ये सब कुछ होना चाहिए, उसकी ये फंक्शनलिटीज होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या थी, ब्लूप्रिंट थी। अब उसको कैसे एक्सेस करेंगे हमारे पास, वो तो एक दफा बनी पड़ी है, अब ये हमारे पास एक क्लास बनी पड़ी है, इसको हम ये कह सकते हैं, एक कार क्लास क्लास कार बनी हुई है, ठीक हो गया। अब हमने उसके यानी कि वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, उसके अंदर जो भी हमारे पास इंजन की क्या उसमें कितना पेट्रोल पड़ा हुआ है, ये जो भी, इन सबको मैंने एक्सेस करना है। देन मुझे क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है, अगर आपने ये सब कुछ करना है, देन आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। सो अब इसमें हम क्या कहेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत पड़ी, हमने अपना जो भी ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था, हमने यानी कि एक क्लास बनाई हुई थी, उसके अंदर हमने सारा डेटा स्टोर किया। डेटा मतलब वेरिएबल्स स्टोर किए, फंक्शंस की फॉर्म में फंक्शंस बनाए कि किस चीज का क्या फंक्शन है, वो सारा हमने बना दिया। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास थी क्लास का कॉन्सेप्ट। और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट में दोबारा आप सबको रिवाइज करवाऊंगी। ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस होता है कि आप जो भी क्लास में फंक्शनैलिटीज हैं, उनको एक्सेस करना है, देन यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जिस तरह ये वाली एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बहुत मैं दोबारा समझाऊंगी ये किस तरह ये आप सबको, आई थिंक ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा बाय दिस एग्जांपल। जिसमें क्या किया गया, क्लास की स्टूडेंट बनाएगी एंड उसके अंदर ये नेम लिख दिया गया। अब क्रिएट क्या किया, ऑब्जेक्ट किया गया। जिस तरह S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया बाय यूजिंग, ये हमारे पास स्टूडेंट लिख दिया गया, यानी कि जो भी हमारी क्लास होती है उसको हमने लिखना जरूरी होता है कि हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, ठीक हो गया। तो उसको जस्ट सिंपल प्रिंट आउट करवा दिया गया नेम, यानी कि जो हमारे पास डेटा है। सो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। सो जी, थैंक यू। इसमें किसी और का कोई डाउट हो तो हम देख लेते हैं। सो ये स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का? जी, क्लियर है। जी मैम, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, ये समझ आई। अगर इसमें कोई और भी स्टूडेंट कुछ ऐड करना चाह रहा है, देन फील फ्री टू डू दैट। यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल सी और भी एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। जिस तरह ये मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ही बनाई हुई है। जिस तरह क्या किया गया, एक सिंपल बुक हमारे पास क्या बनाई हुई है, क्लास बनाई हुई है, ठीक हो गया। अब उसमें क्या किया, एक मैंने कैटेगरी बना दी, फिक्शन बुक्स, राइट। और उसमें क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये क्लास से बाहर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट की क्लास की क्रिएशन थी, यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हमारी जो बुक है माई बुक, उसमें क्या कर दो, हमारे पास जो कैटेगरी है उसको प्रिंट कर दो। ये हमने सिंपल एफ स्ट्रिंग का यूज किया। अगर पाइथन के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, उनको ये एफ स्ट्रिंग नहीं समझ आ रही, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, राइट।
ये जस्ट हमने इसका सिंपल ये है कि हमने एक प्रिंट करवा रहे हैं, एप स्ट्रिंग का यूज किया है, जिसमें हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हम अपना कैटेगरी को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। अब कोई भी, जिस तरह मैंने बोला था, क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है बाय यूजिंग माई, हमारा जो भी होता है ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर अगर मैं सिंपल जस्ट कैटेगरी लिखती, देन वो इसको पाइथन नहीं समझ रहा होता कि आप क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हो। और पाइथन हमें क्या कहता है कि आपको अगर इस तरह कुछ भी करना है, माई बुक लिखो, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखो एंड डॉट लिखो, और जो भी हमारे पास जो भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो उसको यहाँ पे लिखो। सो यहाँ पर माई बुक डॉट कैटेगरी लिखी और ये जस्ट कैटेगरी को प्रिंट करेगा विच इज फिक्शन। सो यहाँ से हमें क्या समझ आया, हमने अपना ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, अपने हमारा जो भी एट्रीब्यूट था उसको हमने एक्सेस किया। एट्रीब्यूट अगर नहीं समझ आ रहा है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। एट्रीब्यूट मैं नेक्स्ट अभी समझाऊंगी, पहले हमें हमें जरूरी है कि हम इसको समझ लें, क्लास को समझ लें एंड ऑब्जेक्ट को समझ लें। अब क्लास एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। क्लास तो आपको समझ आएगी क्या होता है। क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, राइट, ओके। सो जो हमारे पास क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट को सिंपली ये बोले जाते हैं, ये हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। जो हम मैं यहाँ पर बोल रही थी ना, हमारे पास फिक्शन एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो हमारे पास क्लास के अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ओओपी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, दिस इज वी कॉल इट क्लास एट्रीब्यूट, राइट। और जो अगर हमने कुछ भी जब हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है एंड उसमें जो हम ये सिंपली हमारे पास क्लास का नेम ही होता है। जब हम इंस्टेंस को क्लास का नेम ही बोल रहे होते हैं, हम जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द बुक क्लास। तो यहाँ पर इस लाइन से क्या पता चला, जो हमारे पास क्लास का नेम है उसको हम इंस्टेंस बोल रहे हैं। इंस्टेंस तब बोलेंगे जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। और क्लास में एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं एंड ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। जो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होता है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है ना, इंस्टेंस को बोलते हैं जो हमारे पास ये होता है, यानी कि जब हम क्लास को क्रिएट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स, वो हमारे पास, हम ये कहते हैं हमारे पास क्लास के वेरिएबल्स होते हैं जब हम क्लास को क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर अगर मैं कुछ और भी बुक्स के नेम से, यानी कि कुछ और भी वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको समझना जरूरी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है ये कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि लाइक अगर ये समझ आ गया ना, तो हम ये कह सकते हैं हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी नो हाउ हो गई है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। एंड यहाँ पे स्टार्ट में मैंने एक स्लाइड शेयर की थी, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन में, यानी कि जो भी पाइथन में, सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया, क्लास को डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया एंड एट्रीब्यूट्स को देखा। मेथड्स को हम देखेंगे, मेथड्स क्या होते हैं। वेट अ लिटिल बिट, वेट। सो अब हम कंस्ट्रक्टर को देखते हैं, कंस्ट्रक्टर होता क्या है। जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो सिंपली इनिट फंक्शन ही होता है। इनिट फंक्शन क्या होता है कि हमें दो अंडरस्कोर्स लगाएंगे, देन इनिट लिखेंगे, दो अंडरस्कोर लगाएंगे एंड राउंड ब्रैकेट्स लिखेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। और आर क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट व्हिच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग इनिशिएटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने एक दफा क्लास बना ली, देन हमें नहीं, अगर हमने इनिट नहीं भी लिखा अपने प्रोग्राम में, देन उसको क्या करता है, हमारा कंपाइलर, ये दूसरी लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस एंड जावा में ये कंपाइलर बोलते हैं एंड पाइथन में इंटरप्रेटर बोलते हैं, कि इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। जब हम क्लासेस का यूज कर रहे हैं ना, देन हमें सिंपली ये इनिट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे हम अपने प्रोग्राम में मेंशन करें, लिखें या ना लिखें, ये बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहा होता है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को इनिशिएट का मतलब जब हम इस तरह ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो पाइथन में ये कंपाइलर, पाइथन इंटरप्रेटर, इसको यानी कि हम ये कहते हैं एग्जीक्यूट हो रहा होता है।
सो ये हमारे पास मैंने क्या कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बताया, ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक इनिट फंक्शन होता है। हम कोड में देखेंगे कि इनिट फंक्शन हम कहाँ लिखते हैं, तो जो यानी कि अगर लिखे ना भी तो ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जिस तरह ये एक एग्जांपल थी, ये हमारे पास बेसिकली क्या एग्जांपल, ये हमारे पास बेसिकली जस्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है। एंड यहाँ पर मैंने एग्जांपल मेंशन की हुई है इनिट फंक्शन से। इनिट फंक्शन ये हम यहाँ पर DEF लिखे, यानी कि एक फंक्शन को जो भी हम क्रिएट करते हैं, देन हमें क्या लिखना होता है, जरूरी होता है DEF लिखे। पाइथन में DEF लिखना मस्ट होता है। एंड साथ में दूसरी लैंग्वेजेस में यानी कि C++ एंड जावा में हमें ये मेंशन करना होता है, जरूरी होता है कि हम हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करवा रहा है, राइट। सो यहाँ पर जस्ट ये लिखेंगे एंड उसके बाद इनिट लिखेंगे। और यहाँ पर जो सेल्फ लिखा हो इसको मैं समझाती हूँ अभी। तो अभी के लिए ये समझे कि इनिट क्या होता है। इनिट ये सिंपली होता है कि अगर इसको नहीं भी लिखेंगे ना, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर की ये फंक्शनैलिटी होती है, उसमें हम कुछ लिखते हैं। एंड अगर ना भी लिखा जाए देन इट सिंपली एग्जीक्यूट हो रहा था। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हम अपना ना कोड में कुछ इस तरह लिख लें जो हमारा हम लिखना चाह रहे होते हैं। जिस तरह मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, कुछ और भी फंक्शनलिटीज को लिखना चाह रहे होते हैं। एंड पाइथन में एंड हम ये कह लें कि हम अपने ना प्रोग्रामर को यानी कि जो हमारे पास जस्ट यहाँ पर अभी ये समझें कि इनिट क्या होता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी कि एग्जांपल में इसका लिखना कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या होता है। सो ये सिंपल एक लाइक फंक्शन होता है जिसमें हम ये सेल्फ लिखना मस्ट होता है। सेल्फ लिखने से सेल्फ क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। एंड ऑब्जेक्ट की क्या फंक्शनैलिटी होती है, हमारे पास जो भी हमारे पास क्लास के फंक्शनैलिटीज है उसको एक्सेस करना, राइट। सो ये जो सेल्फ है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट का क्या, ऑब्जेक्ट सेल्फ से मुराद यानी कि जो भी हम पहला लिखेंगे ना, यहाँ पर और भी हम अपना ना लाइक और भी कुछ एट्रीब्यूट्स मेंशन कर सकते थे जो हम अपना क्लास में दिखाना चाह रहे हैं। यानी कि कुछ और भी एट्रीब्यूट्स लिख सकते थे, पैरामीटर्स पास कर सकते थे। देन बट हमने यहाँ पर एक ये सिंपल एग्जांपल में जस्ट सेल्फ लिखा। सेल्फ एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे पास क्लास में जो भी होते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हमें जो भी हम बनाएंगे अपने वेरिएबल्स वगैरह बनाएंगे, उनको एक्सेस करने के लिए इस वेरिएबल्स और डेटा उनको एक्सेस करेंगे। इस कंस्ट्रक्टर क्लास में अगर कुछ भी हम वेरिएबल्स या कुछ भी डेटा वगैरह लिखेंगे उसको एक्सेस करना होगा, देन हम सिंपली यूज कर लेंगे सेल्फ का यूज कर लेंगे, सेल्फ के साथ ही उसको कॉल करेंगे। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखा है ना, देन हमने क्या किया, क्लास के फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखेंगे, राइट। सो ये हमारे पास था सेल्फ का पर्पस। अब हम समझते हैं कि ये सेल्फ ही हमने क्यों लिखा, क्या कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि सेम यही काम कर रहा हो, राइट। सो बाद में हम यहाँ पर सॉरी सेल्फ के बाद कुछ और भी पैरामीटर पास करें या ना करें, इट्स सिंपली अप टू यू। बट सेल्फ लिखना मस्ट होता है। सेल्फ की जगह हम इसको रीनेम कर सकते हैं, हम जस्ट ABC भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नेम लिख सकते हैं। बट जो भी यहाँ पर नेम लिखेंगे वो क्या काम कर रहा होगा, वो सेल्फ का ही काम कर रहा होगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था जो कि बताना जरूरी था। कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी था। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल बनाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल बना लेते हैं। जिस तरह जस्ट पहले भी एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हम जब कंस्ट्रक्टिव टाइप्स को देखेंगे डिफॉल्ट एंड पैरामीटर, देन हम इसको अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए ये समझे कि सेल्फ क्या होता है एंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू द क्लास। यानी कि क्लास में जो भी वेरिएबल्स एंड अपनी मर्जी से जो भी हमारे पास क्लास में डेटा होगा उसको हमने एक्सेस करना है। देन हम अपनी मर्जी से एक क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास सेल्फ है। ठीक हो गया। इसको जस्ट मैंने बताया था नीटली नेम कर सकते हैं, कुछ और भी अपनी मर्जी से नेम भी लिख सकते हैं, बट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। इसको ऑब्जेक्ट ही बोला जाता है। कि जिस तरह इस एग्जांपल में हमने क्या किया, फुल नेम लिखा। एंड ये हमारे पास क्या था, हम एक डेटा बना रहे हैं जिसमें हमने एक फुल नेम करके एक वेरिएबल बनाना है। एंड हमने क्या किया, अगर उसको क्रिएट करने के लिए क्या क्या किया कि सेल्फ का डॉट नेम लिखा कि हमारे पास जो फुल नेम है ना वो सेल्फ डॉट नेम करके है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
सबसे पहले ये देखें कि अगर हमारे पास जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जब हम जस्ट अपने यहाँ, ये हमारे पास सिंपल एक सिंटैक्स को मैं समझा रही हूँ, बाद में हम इसके एग्जांपल से देखेंगे कि ये क्या फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है। पहले ये देख लें कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि अगर जस्ट हम सेल्फ एक दें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर जस्ट हम सेल्फ लिखें, और सेल्फ को यानी कि जो मैंने बताया था रीनेम भी कर सकते हैं। अगर जब जस्ट एक हमने वेरिएबल यहाँ पर लिखा हो जो कि ऑब्जेक्ट है, तो ये होता है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर सेल्फ के अलावा कुछ और भी मैं लिखती, देन ये हमारे पास होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैम अगर सिर्फ आपने सेल्फ लिखा है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जी जी, अगर तो हम जस्ट सेल्फ लिखेंगे देन ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। जिस तरह ये एक एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ क्या कर रहा है ये एग्जांपल। हम दोबारा लिखते हैं। हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, ठीक हो गया। क्लास के अंदर क्या किया, मैं एक बना रही हूँ, अपना कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। एंड हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद हम दे रहे हैं कि हमारी क्लास में नेम होंगे, स्टूडेंट्स के नेम्स होंगे, एंड उनके मार्क्स को हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब हमारे पास ये हमारे पास जस्ट हम ना एक ब्लूप्रिंट सा बना रहे हैं कि जिसमें हमने क्लास में नेम्स बना लिए। अब हमें नहीं पता वो स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, तो देन हम जस्ट उसके नेम को इनिशियलाइज करवाएंगे। अब इनिशियलाइज करवाने के लिए क्या जरूरी होता है, सेल्फ का क्या काम होता है, वो ये होता है कि पाइथन हमें कहता है कि आप सेल्फ लिखो, और उसके बाद हम अपना जो भी नेम है, अपना स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, एंड उनको लिख लो। और ये हमारे पास एक गुड गुड प्रैक्टिस होती है कि हम सेल्फ के बाद जो यहाँ पर वर्ड यूज करें उसको ही यहाँ पर यूज करें, बिकॉज हम ये हमारे लिए भी एक अच्छा अंडरस्टैंडेबल होता है कि हमें समझ आ रहा होता है कि हमने जस्ट नेम बनाया, एक वेरिएबल बनाया, एंड उसको इनिशियलाइज किया। जहाँ पर हमने वैल्यू नहीं दी ना, ये जस्ट इनिशियलाइज करवाया गया है। एंड ये हमारे पास एक गुड प्रैक्टिस होती है कि जो आप यहाँ पर वर्ड यूज करो उसको ही यहाँ पर यूज करो। जो हमारे पास ये हमने बेसिकली पैरामीटर दे रहे हैं जिसको हम एक्सेस करें। किसी का कोई क्वेश्चन था? जिसको हम एक्सेस करें बाय मैम यूजिंग। ये सेल्फ को हम, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी सर। मैम ये जो सेल्फ है इसे हम एज ए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे। जी जी, हाँ जी सर, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस ही होता है। हाँ जी, जो बाद में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो एज ए यानी कि सेल्फ में स्टोर होगा। सेल्फ में स्टोर नहीं होगा। सेल्फ हमें बस हेल्प कर रहा है कि आप इस फंक्शनैलिटीज को, क्लास की ये फंक्शनैलिटीज है, क्लास में ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो हम इस रेफरेंस के साथ एक्सेस कर रहे होते हैं। जिस तरह एग्जांपल में ये डेफिनेशन में एक चीज मेंशन थी, इट्स अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। यानी कि करंट इंस्टेंस क्या होता है, हमारे पास जो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, जी, एंड वो ऑब्जेक्ट जो, को इंस्टेंस कहते हैं वैसे। जी जी, एंड इज यूज जी टू जी। एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू दैट क्लास। यानी कि क्लास में जो भी वेरिएबल्स हैं उसको तो हमने एक्सेस करना है, वो यूज दिस। हाँ जी सर, क्लियर यानी कि हुआ? ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं क्लास की प्रॉपर्टीज को असेस करने के लिए। हाँ जी। जी ठीक हो गया, समझ आ गया। सो ये मैंने जस्ट दो वेरिएबल्स बनाए थे, उनको हमने जस्ट इनिशियलाइज करवाया, और अब यहाँ पर हम उनको वैल्यू देंगे। पहले हम क्या करेंगे, क्लास बनाने के बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जे करके हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एंड कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए? यहाँ पे जी मैम, क्लास का नेम लिखेंगे। जी सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये हमारे पास क्या हुआ, सर ऑब्जेक्ट नाम क्रिएट। जी जी, एक जी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एग्जैक्टली। अब अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। अब ये देखें, एरर दे रहा है। एरर देने का क्या मतलब हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, अब उसमें कुछ पास नहीं किया। यस यस,
एंड उसमें पास नहीं किया है। और वो पास करना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब हमने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था, यहाँ पे कोई एरर नहीं हो रहा था, जस्ट वो सिंपली हमें एरर यानी कि एरर के बगैर प्रिंट करवा के दे रहा था। अब यहाँ पर एरर आने का क्या मतलब हुआ? आपने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट, दो यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एंड आप उनको तो सर थोड़ा आप पैरामीटर कीजिए, पास नहीं गर्म कर करवा रहे। दीजिए। यस। अब ये एरर नहीं जनरेट कर रहा इसको, बिकॉज वैल्यूज मिल गई है ना। नेम की वैल्यू है आई कोड गुरु एंड मार्क्स की वैल्यू है 11। सो ये भी एक एग्जांपल है जिसमें जस्ट मैंने क्या किया, एक नेम से हमने क्या क्रिएट किया अपना, यानी कि एक वेरिएबल बनाया। एंड उसमें पहले हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स हो, दो स्टूडेंट्स हो, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हो। तो दो स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। एक ओबीजे 1 कर लिया एंड दूसरा क्या किया, ओबीजे 2 कर लिया। एक का नाम आई कोड एंड देन सेकंड का नाम गुरु, राइट। सो यहाँ पर अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया गया। अब उनको प्रिंट करवाना है, देन हमें क्या करना होगा, हमें अपना ओबीजे का नेम लिखना होगा, ओबीजे 1 करके। एंड डॉट क्या करना होगा, डॉट के बाद हम वो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी नेम था, इसलिए मैंने क्या किया, नेम, बिकॉज मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, नेम को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख देती हूँ फर्स्ट स्टूडेंट नेम। तो इसमें क्या किया गया, हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट का जो नेम था, बिकॉज हमने क्या किया ना, ये देखिए दो ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया, एक ओबीजे 1 एंड दूसरा क्या है, ओबीजे 2। अब दोनों दो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज हमारी क्लास क्या है, स्टूडेंट है। हमने क्या किया, हमने दो स्टूडेंट्स बना दिया, ठीक हो गया। स्टूडेंट का क्या मतलब, दो हमने ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक हो गया। और एक ऑब्जेक्ट को क्या नेम दिया, आई कोड दिया, एंड दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या नेम दिया, गुरु दिया, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल देख लें जिसमें हमने अपनी कंस्ट्रक्टर में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड। एंड उसने प्रिंट हमें करके दिया, एंड उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट बनाया, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो नेम है ना, उसको वैल्यू वैल्यू असाइन हुई अनलीव, ठीक हो गया। सो इसने वैल्यू को असाइन किया, नेम को असाइन किया, एंड हमारे पास जो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्लास मेथड के अंदर जो कुछ भी गिवन है, उसने इस तरह प्रिंट करके दिया। इसके अंदर यहाँ पर अगर हम कुछ भी बना रहे हैं ना, कुछ भी मेंशन कर लें कि हमारे पास अगर कुछ लूप लगा रहे हैं या कुछ इस तरह कर रहे हैं, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी क्लास में जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, हम डिफरेंट फंक्शंस भी बना सकते हैं, यानी कि हम अपना वेरिएबल्स भी लिखते हैं एंड और फंक्शंस क्या करके देते हैं, हमारे पास जो हम फंक्शनैलिटीज हमारे पास होती हैं, कुछ रीयूजेबिलिटी करवाना चाह रहे होते हैं, देन वो सारा काम होता है फंक्शंस का। सो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट था, ये सिंपली यही था, अगर कुछ भी एक्सेस करना हो, क्या करो, सेल्फ कीवर्ड का यूज करो, और अपने जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनको वैल्यू असाइन करो। एंड उसको अगर हमने यहाँ पर बार बार भी यूज करेंगे ना, सेल्फ डॉट नेम करेंगे, देन वो सिंपल हमारे पास इस वाले वेरिएबल को एंड दूसरे वेरिएबल को एक्सेस करके दे रहा होता है। तो हमें ये फंक्शनैलिटी दे देता है कि हम अपना, यानी कि अपनी क्लास के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट बना लें, एंड उस ऑब्जेक्ट से हम अपने डिफरेंट काम कर रहे हो। तो ये हमारे पास बहुत हमें ना यानी कि हम कह सकते हैं आसानी हो जाती है हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर। हम प्रोग्रामर हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम उसको कॉल कर रहे होते हैं। और पाइथन में इसको और प्रोग्रामिंग में इसको ये भी बोलते हैं, हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे होते हैं, बिकॉज हम जब एक फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करता है उसको रिकर्शन कहते हैं। बट इट्स कम्प्लीटली फाइन कि अगर आपको ये रिकर्शन वाला कॉन्सेप्ट या बात समझ नहीं आई, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। अभी तक समझना जरूरी होता है कि हमने अपना कंस्ट्रक्टर
को कैसे यूज करना है, क्लास को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें जो सेल्फ कीवर्ड है वो क्या हमें फंक्शनैलिटीज दे रहा होता है। अब अपनी मर्जी से सेल्फ को कोई रीनेम भी कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैं लिख दूँ कोड, जो हमारे सेल्फ का नेम है, एंड देन हम जब भी हम क्लास में कुछ भी वेरिएबल्स हैं उसको एक्सेस करना होगा, हम कोड लिखेंगे एंड डॉट करके जो भी हम करना चाह रहे हैं, जिस तरह इस केस में डॉट नेम लिखेंगे, डॉट मार्क्स लिखेंगे। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है हमारा कंस्ट्रक्टर का। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीन बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अगर ये समझना है देन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने में हमें बहुत मुश्किल हो रही होती है, एंड हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे होते कि हम क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को यही कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर इनको अच्छे से समझ लें देन हम कह सकते हैं कि हम अपनी ओओपी को अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, राइट। बिकॉज आज की वर्कशॉप का मेन पर्पस ये है कि हम अपने ओओपी के कॉन्सेप्ट को देखें, ओओपी में हम किस तरह कोड करते हैं, जब हम इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, जिस तरह डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज कर रही होती है, एंड बिकॉज और भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही होती है, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं हमें जो हमने एक दफा फंक्शंस बना लिए, अब उनको हम बार बार एक्सेस करना चाह रहे हैं, बार बार उनकी वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हैं, देन हम इसको यूज करते हैं। इस रिस्पेक्ट अगर हम इसको ना यूज करें देन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस रिस्पेक्ट हम जब हम सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं ये हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, एंड उसको एक और भी नेम बोला जाता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग मोस्टली बोला जाता है, एंड वो सिंपल ये होती है कि जिसमें हम अपने फंक्शंस को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एंड उनकी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर रहे हैं। सो हमें ओपी इसमें ये एज देती है कि हम अपना काम को कर लें एंड यूटिलाइज करें एंड बेनिफिट्स को यूटिलाइज करें। सो ये हमारे पास एक, यानी कि हम कह लें इसकी बहुत हमें ना बहुत हमें फायदा होता है इसको यूज करने से। हमें कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता, हमें अपनी वैल्यूज को चेंज करना है, हमें बार बार ये नहीं लिखना होता, हमें दोबारा वो वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ते, ये न्यू वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ते। हम सिंपल ओपी हमें फंक्शनलिटी देती है, अगर आपने कुछ वैल्यू चेंज भी करना है देन क्या करो, एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ, उससे करके चेंज कर लो। एक्सक्यूज मी मैम, जी सर। ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है इनिट फंक्शन वाला, ये जी फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है? इस पूरे प्रोग्राम में कोई ऐसा नहीं था जहाँ हाँ पे ये जी फंक्शन कॉल हो रहा हो। हाँ जी। सर हमने क्या बात की वो थी, थोड़ा सा बता दें। जी सर श्योर, मैं भी आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगी। इससे आपके क्वेश्चन से दूसरों का भी कॉन्सेप्ट आई थिंक रिवाइज हो जाएगा। सो हमारे पास जब हम अपना मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है जब हमने एक दफा प्रोग्राम बना लिया, अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखा देन पाइथन का इंटरप्रेटर उसको कॉल करता है, अगर हमने लिखा नहीं भी है देन उसको कॉल करता है। एंड इसको कॉल करने के लिए हमें इनिट लिखना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर एक लाइन में मेंशन है विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग इनिशिएटेड। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ देन सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके लिए इसको कॉल करना जरूरी नहीं होता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने डिफरेंट फंक्शंस बनाए एंड उससे इसको यानी कि कंपेयर किया जाए, इनिट फंक्शन को कंपेयर किया जाए, बेसिकली ये देखा जाए ना सर, हम ये कह रहे होते हैं ना, हमने DEF लिखा एंड उसके बाद इनिट लिखा। हमने इनिट का क्या मतलब है, एक DEF का क्या मतलब, हम फंक्शन बना रहे हैं, एंड हम फंक्शन बना रहे हैं, इसको लिखना जरूरी, इसको कॉल करना जरूरी नहीं होता, ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है। जैसे हमने जिस तरह ये एग्जांपल है, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो गया। इसको करने के लिए इनिट फंक्शन यानी कि हमें कॉल करने के लिए कुछ लिखना जरूरी नहीं होता, ये खुद ब खुद इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंपाइलर खुद ब खुद कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और पाइथन में हम इंटरप्रेटर का वर्ड यूज करते हैं जो कि हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। राइट सर। सर आई मैम होप ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन। यानी कि जैसे हाँ ही हम जी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। ओके मैम, थैंक यू। इट्स ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर कोई भी स्टूडेंट एज अ वॉलंटियर कुछ पार्टिसिपेट करना चाह रहा है देन प्लीज आप सब यानी कि मैं यही इनकरेज करूंगी, प्लीज आप सब पार्टिसिपेट किया करें, बिकॉज पार्टिसिपेशन से हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यानी कि हम नरिश हो रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो रहे होते हैं। जिस तरह अगर एक दफा कॉन्सेप्ट समझ लिया उसको दोबारा रिवाइज करवाने से हमारे बहुत कॉन्सेप्ट हो रहे होते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट करना चाहे देन मैं तो उसको जरूर इनकरेज करूंगी, आप सब पार्टिसिपेट किया करें। कोई भी स्टूडेंट अगर करना चाहे देन फील फ्री टू डू दैट।
तो कोई कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना चाहेगा? चलिए, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। सो हमने क्या पढ़ा था? द सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू दैट क्लास। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। ये हमारे पास एक पैरामीटर होता है जो कि अपने क्लास में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए ये यूज होता है। एंड इसके बाद एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मेथड। मेथड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि जो कि हम यूज कर रहे होते हैं एंड हमें मतलब बस उसका नेम चेंज कर दिया जाए ना, देन हमें भी समझ आ जाएगी। मेथड्स आर सिंपली फंक्शंस। फंक्शन से तो हर कोई मीन्स के होगा, अवेयर होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, राइट? सो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक लाइक हम कह लें कि हमारे पास एक फंक्शन है, वो एक फंक्शनैलिटी को कर रहा होता है। जिस तरह अगर एक सिंपल प्रोग्राम बनाया जाए, उसमें डिफरेंट नंबर्स इंटीजर्स स्टोर किए जाएं एंड उसको हमने उनकी वैल्यूज को सम करना है, देन हम क्या करेंगे? एक फंक्शन बना लेंगे जो एक लूप लेकर जाएगा एक एक एलिमेंट पे, यानी कि एक एक इंटीजर पे, एंड उसको हम सम करेंगे। ये हमारे पास क्या काम हुआ? एक फंक्शन ने एक फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज किया, अब उस फंक्शनैलिटी को हम रीयूज कर रहे होते हैं। इसको क्या करते हैं? ये हमारे पास एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, राइट? सो हमारे पास हमने क्या देखा? फंक्शन कुछ ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सो ये सिंपल, इसको हम अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बात करें देन हम कहेंगे हमारा फंक्शन ही हमारा मेथड होता है। बस ये सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम ओपी में बोलेंगे ये हमारे पास मेथड है। ये सिंपल हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह ये हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया हेलो करके, एंड ये इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहेंगे ये हमारे पास मेथड है। बस ये सिंपल एक फंक्शन, एक मेथड, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि कंफ्यूजिंग भी लगता है, बट इट्स कम्प्लीटली सिंपल कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। इसको मैं एग्जांपल से भी कर देती हूँ हमारा मेथड के कॉन्सेप्ट को। जिस तरह ये एक एग्जांपल है, इसमें मैं एक मेथड बनाऊंगी डीईएफ करके, प्रिंट वैल्यू करके एक मेथड बना देती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मेथड बना देती हूँ। मेथड का मतलब हम एक फंक्शन बना रहे हैं। अब इसका क्या काम है? इसका काम क्या है? कुछ हमने उसमें पास किया, हमें ये प्रिंट करके दो। ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एक मेथड है। इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये बोलेंगे ये हमारे पास मेथड है। अगर हम सिंपल इसको यूज कर रहे हैं देन हम इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास है फंक्शन है, एंड इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेथड बोला जाता है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का मेथड का कॉन्सेप्ट था, जिसमें इस एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास क्लास थी, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर को किया एंड उसके बाद हमने एक मेथड बनाया। मेथड मींस हमने एक फंक्शन बनाया जो कि हमें ये प्रिंट करके दे रहा है। और उसके बाद सेल्फ डॉट नेम, यानी कि हमारे पास जो भी नेम होगा उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एंड उसको इस सबको एक्सेस कैसे करेंगे? एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसके अंदर हमने क्या किया? सेल्फ डॉट नेम, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का नेम बना दिया। हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका हम क्या नेम बना रहे हैं? करण। तो उसको हमने कैसे एक्सेस करेंगे? हम लिखेंगे s1.hello, यानी कि इस मेथड को एक्सेस करना है। हम अपने मेथड का नेम लिखेंगे। फुल मेथड का नेम लिखने से इसके फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको हम एक दफा और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कोई एग्जांपल बनाते हैं। मैम ये इननेट को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ जी सर, श्योर, मैं भी एक्सप्लेन कर पहले हम ना सर इस तरह करते हैं, मेथड के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, दोबारा स्टूडेंट्स को समझा देते हैं मेथड क्या होता है। ये एक सिंपल क्लास बनाई है जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया कार।
ये जो इसमें डीएफ बनाया हुआ है ये हमारे पास है, हमारे पास फंक्शन है। और इस फंक्शन का क्या काम है, दिस इज अ कार क्लास। इस फंक्शन का ये काम है इसको प्रिंट करना। और जिस तरह सर का क्वेश्चन था कि डी इनिट को एक्सप्लेन कर दिया जाए। इनिट हम एक्सप्लेन करते हैं, इनिट क्या होता है। इनिट सर क्या होता है, इनिट हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, और इसको कंस्ट्रक्टर में हम अपना एक वेरिएबल पास करते हैं, एक यानी कि ऑब्जेक्ट पास करते हैं। सेल्फ को क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, अपनी जो भी वेरिएबल्स हो, जो भी डाटा हो, उसको एक्सेस करना। और कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब इस तरह करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। उसको इंस्टेंस को क्रिएट करने के बाद हम कंस्ट्रक्टर की सारी फंक्शनलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अगर समझ लिया जाए देन हमारे पास ओओपी बहुत इजी होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मास्टर करना बहुत आसान होता है। और इसमें सबसे मेन एंड फर्स्ट जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो कंस्ट्रक्टर से ही कर रहे होते हैं। यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्टार्ट लेते हैं, हम अपना डेटा वगैरह, तो जो हमें यानी कि एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में जो सारा स्टेप्स होते हैं उनको करने से पहले, यानी कि जो भी हम ओओपी में जैसे ट्रांसफर होते हैं, हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। कंस्ट्रक्टर में हम सारा अपना मेंशन कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टर हमें क्या हेल्प करता है, हम अपना जो भी डेटा होता है उसको एक्सेस करना, वेरिएबल्स को एक्सेस करना। हम एक एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट से। और कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, यही काम होता है कि हमें अपना जो भी अगर हमें इसमें कुछ डेटा वगैरह बना ले, हम इससे कंस्ट्रक्टर से एक्सेस करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। और इसके अंदर जो हमारे पास होता है इसको हम सेल्फ बोलते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके कॉन्सेप्ट को सर आपको क्लियर हुआ, या कुछ डाउट हो तो पूछ लें आप। जी जी ठीक है, ठीक। एंड मैंने स्टार्ट में एक और भी बात बताई थी, कंस्ट्रक्टर में अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं ना, तो पाइथन पाइथन इसको यानी कि एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसको यानी कि अगर इसको नहीं भी लिखेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जिस तरह ये स्लाइड में एक चीज मेंशन थी, which is always executed when the object is being initiated। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, बिकॉज ये सिंपली एक यानी कि हम कह सकते हैं डी एफ लिखा, देन हमारे पास ये एक फंक्शन है, यानी कि एक मेथड है। एंड मेथड को जब भी हम कॉल करते हैं, हमें मेंशन करना जरूरी होता है। जिस तरह ये एक हमारे पास, इसको मैं एक दफा प्रिंट कर देती हूँ, कमेंट आउट। जिस तरह ये मैंने एक मेथड बनाया, अब इसको मैंने एक्सेस करना है। कैसे करना होगा, हमें कोई स्टूडेंट बताएगा कि मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या कोई भी हमारे पास मेथड या फंक्शन वेरिएबल्स हो, उसको एक्सेस करने के लिए क्या करना जरूरी होता है। मैम फंक्शन का नेम लिख दें, मेथड का। हाँ जी, मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, क्लास में जो भी फंक्शनैलिटीज है उसको हम एक्सेस करते हैं, राइट, जो कि हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं। और इसके लिए ये भी जरूरी होता है ऑब्जेक्ट डॉट, जो यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रिंट है, इन केस हमारे पास प्रिंट है, अगर कुछ और भी होता है हम जस्ट उसका नेम लिखेंगे। एंड उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स लगाना मस्ट होता है। अगर ये ना लगाएं देन हमें वो जस्ट नन रिटर्न कर रहा होता है, या कुछ वैसे डिफॉल्ट सा कुछ प्रिंट करके दे रहा होता है। तो ये हमारे पास करना जरूरी होता है, यानी कि एक ब्रेस लगाना जरूरी होती है। मैम मेरे हिसाब से जो हमने ये प्रिंट कीवर्ड ना मेथड में यूज कर दिया, मेथड नेम में प्रिंट कीवर्ड, इसे चेंज यस कर यस। दें तो चल जाएगा। जी सर, मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास कैसे वैसे एरर क्या दे रहा है, हमें ये एरर दे रहा है टेक 0 आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। 1 वाज गिवन का क्या मतलब है, अगर हमने इसको ऐसे किया, अब ये हमें पास हमें 1 वाज गिवन, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सेल्फ लिखना भी जरूरी इसमें होता सेल्फ है। लिखना पड़ेगा मैम।
एग्जैक्टली हमें जो भी बनाना मेथड होता है उसमें हमें सेल्फ मेंशन करना जरूरी होता है, चाहे हम उसके अंदर उसको यानी कि यूज करने के बगैर भी कुछ कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं ना, देन हमें सेल्फ लिखना जरूरी होता है। सो प्रिंट वैल्यू की फंक्शनैलिटी को हम कैसे बनाएंगे, अपना एक्सेस करेंगे, हमें सेल्फ को मेंशन करना जरूरी होता है। अब देखते हैं भाई, देखिए अब ये प्रिंट जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटी थी उसको एक्सेस कर रहा है। सो हमारे पास हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें कोई भी मेथड बनाना पड़ेगा ना, देन हमें उसको इस तरह करके कॉल करना पड़ेगा एंड यहाँ पर सेल्फ लिखना जरूरी होगा। एंड हम अपनी मर्जी से और भी मेथड्स बना लें या कुछ भी कर लें, हमें सेल्फ, हम हर एक मेथड में सेल्फ लिखना जरूरी होता है। चाहे हमने 10 मेथड बना ली यानी कि 10 फंक्शंस बना लिए एंड उसमें हमें सेल्फ लिखना जरूरी होगा। एंड सो भी हम सो जो मैं सर का क्वेश्चन था अब उसको मैं एड्रेस करूंगी, इनिट फंक्शन क्या काम कर रहा है। इनिट फंक्शन बेसिकली हम इसमें कुछ भी लिखेंगे उसको एक्सेस कर देंगे। तो उसके साथ साथ एक और भी बात मैं यहाँ पर क्लियर करूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया हमें इसको एक्सेस करने के लिए इसको हमने कॉल लगाना पड़ा है। एंड इनिट फंक्शन के अंदर की हमें ये खास बात होती है, इसमें जस्ट हम जो भी लिख लेना ये हमें प्रिंट करके दे देगा, प्रिंट करके दे देगा, ये कुछ भी हम लिख लें वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड उसको कॉल लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है जब हमने कार्ड लिखा। एंड ये उसके बाद जो दो ब्रेसेस है ना, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि हम अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा रहे हैं। एंड अगर इसको हम यानी कि ना लिखे ना, देन हमें ये एरर थ्रो करेगा। इसने हमें क्या एरर दिया, आपने ये वाला फंक्शनैलिटी तो करवा रहे हो बट आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसको ऐसे बनेगा। अब ये जब ऑब्जेक्ट बन गया है ना, कंस्ट्रक्टर की क्या डेफिनेशन थी, ये हमें तब सारा काम करके देगा जब जैसे इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इंस्टेंस का क्या मतलब, जो हमारे पास क्लास का नेम है वही हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास इंस्टेंस होता है, राइट। सो जब हम अपना कंसेप्ट इसको हमने कैसे यूटिलाइज किया, हमें यहाँ से क्या पता चला, हमने इसमें जो भी मेंशन करना है हमें अपना ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है। एंड जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड सिंपली ये हमें सारा अपना काम करके दे रहा होता है। सो डेली वर्ल्ड में ये होता है कि हम अपना कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टर का बेसिकली हमें ज्यादा फंक्शनैलिटी हम अच्छे से तब यूटिलाइज करते हैं जब हम सिंपल जिस तरह एप्लीकेशंस में काम कर रहे होते हैं, हम कुछ ऐसा डेटा जो हम अपना यूजर डेटा से मैं एक एग्जांपल दूंगी कि हम इसका हमें ज्यादा फंक्शनलिटी तब हमें ज्यादा इसका यानी कि बेनिफिट होता है, हम कुछ ऐसा डेटा इसके अंदर स्टोर करवा लेते हैं जो हम अपने यूजर को नहीं दिखाना चाह रहे होते, राइट। यानी कि इसके अंदर हम अपना जो भी हम अपने कोई मेथड्स वगैरह बना लें, हम ये कह लें कि हम इसमें कुछ ऐसा कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो भी हमारा कोड होता है ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में लिख रहे होते हैं, जो कि हम अपना यूजर हमारा इसको एक्सेस नहीं कर रहा होता, ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट कर रहा होता है, राइट। इसके अंदर यानी कि हम अपना जो भी यूजर का डेटा हम अपना डीबी में स्टोर कर रहे होते हैं एंड जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टास्क होते हैं वो कंस्ट्रक्टर हमें करके दे रहा होता है। एंड ये तब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अभी हम सिंपल प्रोग्रामिंग में ये यानी कि हमें तब भी फंक्शनलिटीज हो रही होती हैं, बट तब हमें ज्यादा हेल्पफुल होता है जब हम कुछ ऐसे चीजें अंदर स्टोर करवा लें, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शंस अंदर स्टोर करवा लें, कुछ ऐसा डेटा कुछ डेटा स्टोर करवा लें कॉन्फ़िगरेशन टास्क रिलेटेड, देन हमें बहुत हेल्पफुल होता है जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसका यूज कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर का टास्क था एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसके बाद हमने मेथड्स देखे। सो हम अब इस तरह करते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो हम अपना कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक बेसिक चीजें देखी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इन सब चीजों को हमने एक्सप्लोर किया। सो कोई स्टूडेंट एज अ वॉलंटियर इसको कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहे या कुछ हमें बताना चाहे या कुछ रिवाइज करवाना चाहे, कोई स्टूडेंट है कुछ करना चाहेगा रिवाइज? मैम इरम या कुछ भी? मैम मैं रिवाइज तो करवा देता लेकिन मेरी साइड पे थोड़ा सा शोर ज्यादा है इसलिए आप खुद ही करवा रहे हैं। ओके इट्स ओके, कोई और स्टूडेंट रिवाइज करवाना चाहेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को?
ओके, सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हम अपना अब तक जो भी हमने इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, अब हम उनको दोबारा एक दफा रिवाइज करते हैं, हम अपना यानी कि कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। सो हमने क्या क्या चीजें देखी थी, हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखा था, एट्रीब्यूट्स देखे थे, मेथड्स देखे थे, और जी क्लास ऑब्जेक्ट्स मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स देखे थे अब तक जो भी हमने चीजें कवर की। सो क्लास में क्या होता है, हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, फ्यू लाइंस में इसको एक्सप्लेन मैं करूंगी। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास में हम अपना सारा ब्लूप्रिंट, एक क्लास ब्लूप्रिंट होती है, उसके अंदर हमने सारा कुछ फंक्शनैलिटीज को मेंशन करना होता है। एंड ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है कि अगर उनको एक्सेस करना है, देन पाइथन हमें क्या कहता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें क्या कहती है, अगर आप उसको कुछ भी एक्सेस करना चाह रहे हो, देन क्या क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और वो ऑब्जेक्ट आपके सारे काम करके देगा। सारे काम का मतलब जो भी क्लास के अंदर चीजें मेंशन है, क्लास के अंदर जो भी डेटा है, हम अपना सारा जो भी होता है उसको क्लास में लिखते हैं ना, उसको एक्सेस करना है, देन क्रिएट कर दो ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, क्लास एंड इंस्टेंस। इंस्टेंस क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हमारे पास, ये हमारे क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जो भी एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, ये हमारे पास वेरिएबल होता है। जो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट्स हैं, और जब हम उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे होते हैं, देन हमको बोलते हैं ये हमारे पास इंस्टेंस है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, हमने उसको देखा, हमने कंस्ट्रक्टर देखा। कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स होती हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। एक जब हम सिंपल कंस्ट्रक्टर जो भी हो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बट इसके अंदर जब जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली जिसमें हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, नेम बनाया, नेम एक वेरिएबल बनाया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बनाया, मार्क्स वेरिएबल बनाया, एंड उसको हमने कंस्ट्रक्टर में कॉल लगाया। देन हम क्या कह रहे थे, ये हमारे पास क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, जो हमारी जो भी फंक्शन हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम एक्सेस कर रहे हैं, देन हम यूज करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एंड ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, और हमने कंस्ट्रक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमने देखा कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, कैसे हम अपनी क्लास की फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करते हैं। एंड हमने एक और भी बात सुनी, कि बात देखी कि हमारा अगर हम इसको कॉल करने के लिए जरूरी नहीं होता है कि हम इनिट लिखें, यानी कि जिस तरह कोई भी मेथड बनाते हैं उसको करते हैं ताकि उसको फंक्शनैलिटी को एक्सेस करें, बट कंस्ट्रक्टर की क्या फंक्शनैलिटी होती है दूसरे मेथड से, ये डिफरेंट कैसे होता है, ये हमारे पास खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो रहा होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करेंगे ये एग्जीक्यूट होगा, इसको अगर लिखना मेंशन अगर ना भी करें प्रोग्राम में, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली फिर भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और क्लास हमने ये भी देखा, हमने इनिट फंक्शन के अंदर सेल्फ पैरामीटर का यूज किया। अब सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, सेल्फ पैरामीटर नथिंग, सेल्फ पैरामीटर ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, एंड ये हमारे पास हमें हेल्प दे रहा होता है हमारे अपने वेरिएबल्स को, और क्या करें, क्लास के अंदर जो भी होता है मेथड्स होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, मेथड। मेथड हमारे पास सिंपल जस्ट हमारे पास फंक्शन का नेम होगा, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड को क्या बोलेंगे, ये हमारे पास होता है। मेथड्स को क्या होता है, मेथड होता है हमारे पास फंक्शंस जो होते हैं उसको हम मेथड्स बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एंड इनको भी एक्सेस करना हो, देन हमें क्या करना होगा, हमें अपना मेथड बनाना होगा। उसके लिए जरूरी क्या होगा, हमें सेल्फ बना लिखना जरूरी है, सेल्फ जरूरी होता है लिखना। अब हमारे पास अगर लेट्स सपोज मैं एक सिनेरियो बनाती हूँ जिसमें हमने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाए, एंड उसके अंदर 10 हमने बना दिए मेथड्स बना दिए। 10 मेथड्स का क्या मतलब, 10 फंक्शंस बना दिए। देन 10 के 10 फंक्शंस में हमें क्या लिखना जरूरी होगा, हम सेल्फ लिखेंगे, बिकॉज ये हमारे पास, हम तो अभी छोटे छोटे टास्क कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं भाई अगर ना भी लिखें देन क्या, ये वो लाइक, तो हमें जब हम बड़े टास्क कर रहे होते हैं देन हमारे पास बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, अब उनको हमने कैसे टैकल करना है, उनकी वैल्यूज को अब यानी कि अगर चेंज करना चाह रहे हैं, देन हम क्या हमें बड़े फंक्शंस में हमें सेल्फ बहुत हेल्प देता है, यानी कि सेल्फ के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। यानी कि जो भी हमने एक्सेस करना है देन सेल्फ डॉट नेम लिख दो, अगर कुछ और भी वेरिएबल्स होंगे क्लास में उसको कैसे एक्सेस करेंगे, सेल्फ डॉट जो भी हमारे वेरिएबल का नेम होगा। और हम मेथड्स का क्या होता है कि इससे मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेथड हमारे एक्सेस नहीं, सॉरी, मेथड को यानी कि हमारे पास ये सिंपल हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमने एक क्लास बना ली, एंड नेम एंड 2 मार्क्स और 3 सब्जेक्ट्स आर आर्गुमेंट्स इन कंस्ट्रक्टर टू देन क्रिएट अ मेथड टू प्रिंट द एवरेज। सो अब हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे।
पहले हम इस तरह करते एग्जाम्पल को समझते हैं। ये था पैरामीटराइज एंड दूसरा कंस्ट्रक्टर। जो एग्जांपल थी वो ये थी कि हमें क्या करना है कि आप इस तरह करो, एक स्टूडेंट ले लो, यानी कि नेम करके उसका वेरिएबल बना लो, एंड क्या करना है, हमें क्या करना है, स्टूडेंट के 3 मार्क्स स्टोर करने एज आर्गुमेंट पास करना है इन कंस्ट्रक्टर, देन क्रिएट अ मेथड टू प्रिंट द एवरेज। हमें क्या करना है, मेथड एक बनाना है और अपना कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखना है, नेम एंड मार्क्स लिखना है, एंड हमारे पास जो क्रिएट मेथड टू प्रिंट द एवरेज, हमें क्या करना है, मेथड बनाना है प्रिंट द एवरेज। हमारा जो मेथड होगा यानी कि जो फंक्शन होगा उसका क्या काम होगा, उन तीनों सब्जेक्ट का क्या प्रिंट करके दो, एवरेज प्रिंट करके दो। एवरेज का क्या फॉर्मूला, हम अपने मार्क्स को डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ मार्क्स, यानी कि 3 स्टूडेंट्स है ना, देन हम अपने तीनों के मार्क्स डिवाइडेड बाय 3 इस तरह करेंगे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इससे हमारे पास जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझे क्लासेस का, ऑब्जेक्ट का, कंस्ट्रक्टर का एंड मेथड का, अब इन सब कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू रिवाइज करेंगे एंड यूटिलाइज करेंगे, कैसे हमने उन सब को अब इस एग्जांपल में हम यूज करेंगे। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल जिसमें क्लास स्टूडेंट्स करके हमने एक बना ली, अपना क्लास बना ली, एंड उसके अंदर हमने क्या लिखा, अपना कंस्ट्रक्टर लिखा। कंस्ट्रक्टर लिखने की के लिए क्या जरूरत है, इनिट फंक्शन लिखना जरूरी होता है। उसके साथ हम क्या लिखेंगे, सेल्फ लिखेंगे, एंड हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी हमें बताया गया है क्वेश्चन में, हमें बताया गया है कि हमें नेम लिख लो एंड टेक्स नेम एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि बनाने हमें, 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, एक हमारे पास नेम होगा एंड दूसरा क्या होगा, मार्क्स होगा। सो हमने क्या किया, एक नेम बना लिया एंड दूसरा मार्क्स बना लिया। इसके लिए भी क्या जरूरी था कि सेल्फ डॉट नेम लिखना और सेल्फ डॉट मार्क्स लिखना जरूरी था। एंड मैंने क्या बताया था, गुड प्रैक्टिस क्या होती है, कि जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड यूज करें हम उसी को यहाँ पर कर लें। एंड उसके बाद क्या करना है, हमें बताया गया क्वेश्चन में कि हमें 2 हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए एज आर्गुमेंट, उसको कंस्ट्रक्टर में पास करें, एंड आर्गुमेंट पास करने वाले मेथड वाले कंस्ट्रक्टर को मैं एक दफा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दो। हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो हमारा जब हम आर्गुमेंट में पास कर रहे हो देन उसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। सो ये किस कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल है, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? मैम ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है क्योंकि हम इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, नेम और मार्क्स। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। डीएफ लिखा हमने, नेम लिखा एंड मार्क्स लिखा, एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना पैरामीटर को पास किए। ये हमारे पास 2 क्या है, पैरामीटर्स हैं। अब ये 2 पैरामीटर्स एज वेरिएबल हैं जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी है, एंड इसको हमने लिखना है कि हम अपना यानी कि पास कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें बनाना है एक मेथड प्रिंट एवरेज। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। एक मेथड का क्या मतलब, हम अपना एक बनाएंगे यानी कि फंक्शन बनाएंगे जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या कहते हैं, मेथड। तो हमने क्या बनाया, कैलकुलेट एवरेज। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स को हम सम कर लेंगे। पाइथन में ये भी फंक्शनैलिटी, एक फंक्शन यूज होता है सम से हम क्या कर लेते हैं, हम अपना मार्क्स को सम ने हमें क्या फंक्शनैलिटी दी, उनके मार्क्स को सम करने के लिए। अब यहाँ पर हम 2 तरह की 2 सिनेरियो थे, हम अपना सम के जरिए भी कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम, एक और भी कॉन्सेप्ट था लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट, वी कैन आइदर यूज लूप और एडिशन, यानी कि एडिशन करने के लिए हम अपना लूप को भी यूज कर सकते थे। एंड हमने क्या किया, हमने सम का यूज किया, सम एक फंक्शन का यूज कर लिया, एंड उसको यानी कि वो क्या कर रहा है, इन सब के मार्क्स को हमें कैलकुलेट करके देगा, ऐड करके देगा।
अब उसके बाद एवरेज स्कोर का एवरेज स्कोर यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो हमें बता रहा है कि हम एवरेज स्कोर कर लें, यानी कि एक वेरिएबल बना लें एंड उसके अंदर क्या करें, हम हमारे जो भी मार्क्स होंगे उनको उनको डिवाइड करें लेंथ से, यानी कि जो भी हमारे पास लेंथ है सेल्फ डॉट मार्क्स लेंथ से, यानी कि हम एवरेज का यही फॉर्मूला होता है ना, हम अपने टोटल को डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एलियन ऑफ सेल्फ डॉट मार्क्स, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बताएगा ये हमारे पास जो भी हमारे पास जितने भी हमारे पास है ना मार्क्स, तो उनकी जो भी लेंथ है उसको हम यहाँ पर वो डिवाइड करेगा, विच इज 4 हियर, 1 2 3 4, ठीक हो गया, सॉरी ये 5 है, दो, तो ये हमारे पास 5 से डिवाइड करेगा, टोटल मार्क्स करके 5 से डिवाइड कर देगा, ये हमारे पास एवरेज स्कोर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, यहाँ से अब आप सबको एक और बात क्लियर हो रही होगी। अब हमने जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हम कुछ भी वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड वेरिएबल्स को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, सेल्फ कीवर्ड की मदद से, यानी कि सेल्फ हमें कैसे हेल्प कर रहा है कि हमारा जो भी हमारे पास हमारे थे ना कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल स्टोर थे, अब उनको एक्सेस कैसे कर रहे हैं, सेल्फ से। तो हम ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी ना, ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हो मेथड्स हो उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है। तो ये हम अपना एक फंक्शनैलिटी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होती है कि हम अपना वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्टर में पास किए थे, अगर एक मेथड में भी पास किए होते या वैसे यहाँ पर क्लास में भी पास किए होते, देन हम उसको कैसे एक्सेस कर रहे होते, बाय यूजिंग सेल्फ कीवर्ड। सो यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट नेम करके उसका यानी कि अपने स्टूडेंट का नेम लिखा एंड एवरेज स्कोर इज एवरेज स्कोर। तो एवरेज स्कोर यानी कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है जिसने हमारे पास सारी वैल्यूज को सारी वैल्यूज के सारे यानी कि मार्क्स को ऐड किया एंड उसको डिवाइड कर दिया बाय द लेंथ। एंड उसके बाद क्या किया हमने, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट क्लास से, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम क्या पास करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट पास अपना स्टूडेंट का नेम पास करेंगे, यहाँ पर हमने लिस्ट पास की, ठीक हो गया। लिस्ट पास करने का क्या मतलब, हमारी लिस्ट में इतने एलिमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में ये मार्क्स है, एक में ये एंड इस तरह ये सारे मार्क्स हैं। अब उसके बाद इसको, अब ये हमारे पास जो भी हमारे पास मेथड बनाया गया, अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, हम अपना यूज करेंगे यानी कि obj1, यानी कि अपना जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम होगा उसके साथ हम अपना मेथड को एक्सेस कर लेंगे। सो ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है मेथड को कैसे एक्सेस करना होता है। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, इन क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने क्या पास किया, चीजें कुछ पास की जो कि हम यहाँ पर बता रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर में। अगर ये हम पास ना करते देन इट विल थ्रो एन एरर, और ये एरर क्या था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर आप पास नहीं करोगे देन पाइथन इसको एरर एग्जीक्यूट करेगा कि आपने यहाँ पर पैरामीटर तो एज एन आर्गुमेंट तो पास किए हैं, अब यहाँ पर पैरामीटर भी तो पास करें आप। तो ये जरूरी होता है कि हम अपना यानी कि अगर हमने पैरामीटर पास किए हैं ना तो इनकी वैल्यूज आर्गुमेंट्स में लिखना जरूरी होता है। सो हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वी कैन मैनिपुलेट द एट्रीब्यूट वैल्यूज और वी कैन से आवर डेटा इन रन टाइम। सो ये इसको ये मैं बताती हूँ ये हमने कैसे करेंगे, हम अपना यानी कि रन टाइम में अपनी जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज होती हैं उसको हम डेटा को रन टाइम में चेंज कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं कह लूँ कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स थे ना, स्टूडेंट था, अब उसका मैं चाह रही हूँ कि भाई ये स्टूडेंट आयशा से मैं कुछ और स्टूडेंट का नेम ये डाटा है, तो मैं इसको रन टाइम में कैसे चेंज कर सकती हूँ। कोई स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा कि हम अपने एक दफा हमने डेटा बना लिया, उनकी वैल्यूज असाइन की, यानी कि हमारे पास नेम का वैल्यू ये है एंड ये हमारे पास मार्क्स है, अब इसको मैं रन टाइम में चेंज करना चाह रही हूँ या वैसे चेंज करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए क्या हम करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले तो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। जी जी। कैन यू हियर मी? हाँ जी 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 सर। जी, इसके लिए पहले हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, और वेरिएबल्स को अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो फिर हमें इनपुट लेनी होगी यूज़र से, और यस। उसको उन वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करना होगा। अदरवाइज अगर हम स्टैटिकली डाटा हम जस्ट पास करना चाह रहे हैं तो
हम उसको वेरिएबल्स में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको कम्प्लीटली डायनामिक करना चाह रहे हैं तो फिर हम यूज़र से इनपुट लेके हम इन पैरम में स्टोर करेंगे पहले, फिर वो वेरिएबल्स में, और वो वेरिएबल्स एज पैरम पास करेंगे इसको पैरम जो फंक्शन है कैलकुलेट एवरेज हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर, राइट, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत जी, अच्छा पॉइंट को एक्सप्लेन किया। रिपीट करूँ? नो नो सर, ओके, इट्स ऑल राइट। सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एनकरेज यू, एंड उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक और बात शेयर कर लूँ। इसमें क्या होगा, जिस तरह सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसमें सर ने हमें बताया हमें अपना यानी कि दोबारा बनाना होगा कुछ, उनको दोबारा वैल्यू असाइन करनी होगी। सो हमारे पास क्या, सो हम हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये भी फंक्शनैलिटी रहती है कि हम अपने रन टाइम में वैल्यूज को चेंज कर लें। तो उसके लिए क्या होगा, हम अपना एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी, जिस तरह ये वाला था, इसमें मैं क्या चाह रही हूँ, हमारे पास जो यूजर है उसका नेम चेंज कर दिया जाए। सो नेम कैसे चेंज करेंगे, हम अपना दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड उसके अंदर हम स्टूडेंट अपना जो नेम है ना उसको चेंज कर लेंगे, यानी कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लें। क्लास का नाम था स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना लें जिससे में हम अपना यानी कि स्टूडेंट का नेम लिख लें एंड जो हमारे पास था कि अपना जो भी हमारे पास मार्क्स हैं उसको कर लें। सो ये हमारे पास एक फंक्शनैलिटी थी, और उसके साथ साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी रन टाइम में कैसे वैल्यू चेंज करें। एंड उसके साथ साथ के एक और भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की जो कि बहुत अच्छे इस कॉन्सेप्ट को एड्रेस कर रही है कि हम इस तरह करें कि हमने एक मेथड बनाया, हम दोबारा एक मेथड बना लें, यानी कि एक मेथड बना लें, और जो कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं ये तो जैसे हम अपना यानी कि वेरिएबल का नेम पास करें ना, तो ये हमारे पास एक मेथड बना लें जिस तरह यहाँ पर बनाया हुआ है, एज बनाया हुआ है एंड ईयर्स बनाया हुआ है। ईयर्स को हम एज ए एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं एंड उसमें क्या कर रहे हैं कि आप वैल्यू को एज में ऐड कर दो ईयर्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने रन टाइम में वैल्यू को चेंज किया। इसमें ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें ये कर दिया, अब दोबारा हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जो हम बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी एज में ये ऐड करना चाह रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी हुई कि हम अपना एज के अंदर यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने दूसरी वैल्यू को ऐड किया एंड उसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास न्यू वैल्यू है। अब इसमें ये क्या हुआ, ये सारे प्रोसेस को हम कह रहे हैं रन टाइम में चेंज कर रहे हैं। बट ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हमें अपनी वैल्यूज को चेंज करना तब जरूरी हो, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे एक तो ये होगा कि हम अपना यानी कि दोबारा बार बार ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। जब एक दफा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है देन बन गया, देन वो एक एक दफा हमारे पास मेमोरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, मेमोरी ले रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, वो दूसरी दोबारा फिर मेमोरी लेगा। सो दिस इज नॉट नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो इसके लिए क्या होगा कि हम अपना एक मेथड बना लें एंड उसके अंदर अपना सारा दोबारा फंक्शंस को कॉल कर रहे हो, ये फंक्शंस बना लें, जो फंक्शन ऐसा बना लें जो कि हम अपना यानी कि वैल्यूज चेंज कर लें, एंड ये हमारे पास एक गुड प्रैक्टिस है। सो ये हमारे पास एक बहुत कोडिंग एग्जांपल हमने सॉल्व की थी जिससे हमने सारे जो भी हमने स्टार्ट से जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज होता है, मेथड का क्या यूज होता है, जिसमें इन सबको मैंने यूज किया इस एग्जाम्पल में। सो क्लास किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? नो मैम, क्लियर है। ओके सर। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है विच इज स्टैटिक मेथड, जो कि हमारे पास हमने पहले जो हम पहले मेथड्स पढ़ते आ रहे थे वो हमारे पास नॉन स्टैटिक थे। अब हम अपना स्टैटिक मेथड पढ़ेंगे। स्टैटिक मेथड आर मेथड दैट डू नॉट यूज सेल्फ पैरामीटर वर्क एट क्लास लेवल, यानी कि हमने कोई भी मेथड पीछे बनाया था वो हमारे पास नॉन स्टैटिक थे। उनको हमने क्रिएट करने के लिए हमारे लिए हमारे पास क्या जरूरी था, हम अपना सेल्फ पैरामीटर लिखना जरूरी था। और अगर हम वो नहीं लिख रहे थे देन पाइथन उसको क्या कर रहा था, एरर थ्रो कर रहा था। तो ये हमारे पास गुड प्रैक्टिस नहीं होती, तो हमें लिखना सेल्फ लिखना जरूरी था।
सो एक और भी फंक्शनैलिटी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमें देता है कि आप स्टैटिक मेथड बना लो, उसके अंदर सेल्फ का ना यूज करो, यानी कि सेल्फ पैरामीटर का ना यूज करो, सेल्फ को एज ऑब्जेक्ट ना यूज करो। सो वो क्या फंक्शनैलिटी होती है उसमें, हम जस्ट हमें ये डेकोरेटर लिखना जरूरी होता है। डेकोरेटर मीन्स के हमें एट द रेट लिखकर ये लिखना जरूरी, एट द रेट और स्टैटिक मेथड लिखना जरूरी होता है। ये पाइथन में फंक्शनैलिटी होती है, ये पाइथन का ही एक यानी कि है कीवर्ड है स्टैटिक मेथड, एंड उसको यूज करने के लिए हमें स्टैटिक मेथड लिखना जरूरी होता है। एंड डेकोरेटर्स अलाउ अस टू रैप अनदर फंक्शन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ द रैप्ड फंक्शन विदाउट परमानेंटली मॉडिफाइंग इट। डेकोरेटर का क्या करता है काम, काम होता है कि हमें अपना परमानेंटली उसको चेंजिंग, एक दफा हमने उसमें जो भी हम अपना सारा कुछ करना चाह रहे हैं, जिस तरह कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं, कुछ फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, देन सिंपल उसको बार बार उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी नहीं होता, यानी कि उसको उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं होता, उसको कॉल करना जरूरी नहीं होता। वो जैसे ही क्लास में से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कॉल होगा, देन क्लास कॉल होगी, साथ साथ वो सारा खुद खुद एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल इसकी मैंने शेयर की हुई है। ये ये हमारे पास डेकोरेटर यहाँ पर यूज किया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या काम हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक मेथड को एक हमारे पास स्ट्रिंग दी होगी, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक मेथड का यूज किया, एंड सबसे पहले हमने क्या किया, उसको अपर केस में किया है। सो स्टैटिक मेथड यूज कैसे करेंगे, स्टैटिक मेथड भी लगा सकते हैं एंड एट द रेट स्टैटिक मेथड भी लगा सकते हैं, बट ये गुड प्रैक्टिस होती है कि आप एट द रेट स्टैटिक मेथड लगाओ और उसके बाद अपना जो भी हमारे पास मेथड होगा उसको लिखो। ठीक हो गया। और उस मेथड को कैसे लिखेंगे, विदाउट यूजिंग सेल्फ कीवर्ड। तो इस एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है उसको ये हमारे पास क्या स्टैटिक मेथड क्या यूज हमने किया है कि हमें अपने स्ट्रिंग को टू अपर केस में करना है, राइट। और यहाँ पर यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर भी एक मेथड बनाया हुआ है टू अपर, ये हमारे पास स्टैटिक मेथड है, बिकॉज हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक मेथड है। अब उससे क्या होगा, ये हमारे पास अपर में तो कन्वर्ट करेगा बाय यूजिंग दिस, एंड ये हमारे पास था एक स्टैटिक मेथड। सो अगर यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि जब आप इस तरह लिखोगे देन पाइथन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा ऐसे, वो हमारे पास टाइप एरर दे देगा। तो क्या जरूरी होता है, हमें ये इस तरह लिखना जरूरी होता है कि हम अपना एट द रेट लिखें एंड उसके बाद जो भी मेथड लिखे हैं वो हमारे पास, हम उसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्टैटिक मेथड है। अगर हम एट द रेट स्टैटिक मेथड ना लिखें देन हमारे पास सिंपल वो इसको यहाँ पर एक यहाँ हमने क्या लिखा है, ये हमारे पास इसको ऐसा मेथड समझेगा। बट ऐसा मेथड भी समझेगा तब अगर हम सेल्फ लिखें, अगर हम सेल्फ ना लिखें देन वो नॉन स्टैटिक मेथड है। एंड उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या नेसेसिटी होता है कि आप एट द रेट लिखो एंड स्टैटिक मेथड लिखो, देन वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्टैटिक मेथड बन जाएगा। अब उसके बाद ये हमारे पास पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब पाइथन में ये होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होता है, मैम ये स्क्रीन स्टिक हो गया, सिर्फ स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन शो हो रही है, बाकी जो आप करा रहे हैं वो कुछ नहीं शो हो रहा। सर थैंक यू, मैं ना अनशेयर करके दोबारा शेयर करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये स्टैटिक मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसको स्टैटिक मेथड हम कैसे एक्सेस करेंगे। हमें ये लिखना जरूरी होता है कि हम एट द रेट लिखें एंड वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्टैटिक मेथड होगा। और मेथड क्या होता है, हमारे पास सिंपल एक फंक्शन होता है जो कि कुछ फंक्शनैलिटी को या कुछ ऐसा रीयूजेबल कोड होता है जिसको हम बार बार यूज कर रहे होते हैं, एंड वो हमारे पास एक मेथड होता है। अब उस मेथड को, और अगर वो मेथड क्या होता है, एक नॉन स्टैटिक मेथड होता है जिसे हमें सेल्फ मेंशन करना जरूरी होता है, सेल्फ को हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं। बट अगर हम स्टैटिक मेथड बनाएं, स्टैटिक मेथड की क्या यानी कि जरूरी होता है कि हम ये लिखें एंड वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्टैटिक मेथड बन जाएगा। एंड उसको क्या फंक्शनैलिटी होती है कि आप यानी कि यूज नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं होता कि सेल्फ पैरामीटर को यानी कि अंदर मेंशन करें। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, दूसरी स्क्रीन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नहीं मैम।
ओके ओके। सो हमने क्या अभी तक जो हमने देखा, हमने अपनी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे आप वो कोलैब की ये बात थे कर कि क्लास। नो सर, कोलैब की नहीं, ये स्लाइड है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्शन हेडिंग हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। ओके ओके, आई थिंक ये वाली राइट, ठीक हो गया। सो एक सेकेंड। तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मेथड्स थे, हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो ये होता है कि हमें क्लासेस के साथ अच्छी नोहा हो, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स के साथ अच्छी नोहा हो। तो इसका समझना बहुत जरूरी होता है। एंड इसके बाद हमने देखा कि हम कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं स्टैटिक मेथड, एंड कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। जो हमारे पास सिंपल मेथड हम यूज कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे पास स्टैटिक मेथड है। एंड जो हमारे पास मेथड होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड, उनके लिए क्या जरूरी होता है, आपको मेंशन करना होगा @स्टैटिक मेथड, जो जिसको कॉल नहीं करते। और ये दूसरे मेथड से कैसे हटके होता है या दूसरे मेथड से कैसे डिफरेंट होता है, वो ये ऐसे होता है कि दूसरे मेथड को हम कॉल करते हैं एंड इस मेथड को हम कॉल नहीं करते, ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो रहा था। ये भी सिंपल जिस तरह कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट था, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना जरूरी नहीं होता, इसी तरह इनको भी कॉल नहीं करते, ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और अपनी फंक्शनैलिटी को कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर किसी कोई ऐसा मेथड हो, अगर उसको मैं नॉन स्टैटिक बना दूं, देन मुझे क्या करना होगा, @नॉन स्टैटिक लिखना होगा एंड मुझे मेंशन करना होगा, नॉन स्टैटिक लिखना होगा। एंड मुझे क्या करना होगा, अपना स्टैटिक मेथड लिखना होगा। उसमें क्या मैं क्या करूंगी, सेल्फ नहीं लिखूंगी। एंड दूसरे जो नॉन स्टैटिक होते हैं, यानी कि जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनमें हमें सेल्फ लिखना जरूरी होता है और नॉन स्टैटिक में हमें सेल्फ लिखना जरूरी नहीं होता। सो मैंने क्या बताया कि ये हमारे पास स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक का कॉन्सेप्ट था और उसमें क्या डिफरेंस होता है, हम स्टैटिक मेथड किस लिए यूज करते हैं, नॉन स्टैटिक किस लिए यूज करते हैं। तो मैं क्या बात कर रही थी, हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट देखे उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स में भी देखा स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। एंड उसके साथ हमने एक और भी कॉन्सेप्ट देखा, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर में भी दो टाइप्स होते हैं, पैरामीटराइज्ड एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो ये हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हम कह लें कि हमारे पास जो फाउंडेशन होती है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये फाउंडेशन थी। अब हमारे पास अब हम देखेंगे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पिलर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं कि हमारे पास यानी कि 4 पिलर्स होते हैं, जो कि होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। अब जो हमारे पास जिस तरह जरूरी नहीं होता है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक ही कॉन्सेप्ट पता हो तो ही हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। बिकॉज सर जफर भी इसको इस तरह एड्रेस करते हैं कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमें हमें उन्होंने भी अपने डेली लाइफ में वो एज अ गूगल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने भी इसको यूटिलाइज नहीं किया होता। हम बेसिकली इन जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ाए हैं उनको ही हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। एंड अगर आपको ये आ गया, देन हम कह सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया है। बिकॉज यही कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम बार बार यूज कर रहे होते हैं। एंड ये जो 4 पिलर्स हैं, जरूरी नहीं कि इनमें से एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है देन ही आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। अगर आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट जो कि सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट थे, हमारे पास क्लासेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एंड जो कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है, एंड मेथड क्या होता है, अगर ये पता है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन कि आपको फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। तो ये हमारे पास था आज का वर्कशॉप, जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट को देखा। अब जो मैं बात करना चाह रही हूँ, 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसमें भी हम जस्ट बेसिक बेसिक देखेंगे एंड जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड इनकैप्सुलेशन देखेंगे, जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम्स को देखे, अभी जो भी हमने एग्जाम्पल्स प्रोग्राम्स को मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने मार्क्स एंड वो नेम वाली एग्जाम्पल थी एंड स्टूडेंट वाली एग्जाम्पल थी, एंड उसके साथ साथ कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैंने देखी। उसमें जो भी हमने प्रोग्रामिंग किया ना, अगर मैं सिंपल बोलूँ, हमने 2 कंसेप्ट सीख भी लिए हैं, वो थे अब्स्ट्रक्शन
abstraction and encapsulation, जो कि अगर आपको आते हैं then it's good thing, अगर अगर नहीं भी आते then it's all right, because हम अपने जिस तरह मैंने एक और बात पहले की थी अभी, कि जरूरी नहीं कि अगर एक ही कॉन्सेप्ट ही आता है देन आप कहेंगे कि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। जितने कॉन्सेप्ट अभी आपने सीख लिए यही सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बिकॉज इन सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज नहीं कर रहे होते, इनको एक बिग लेवल पे भी हम बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, एंड हम कह रहे हैं कि ना होने के बराबर भी यूज कर रहे होते हैं। और जो हम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं वो सारे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एंड हमने सारा देखा किस तरह हम उनको यूटिलाइज करते हैं, किसी तरह वो सारा अपने यानी कि डेली रूटीन्स में हम करते हैं। सो मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था अब्स्ट्रक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। सो अब्स्ट्रक्शन एंड इनकैप्सुलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं भी बताती हूँ कि मैंने बोला कि अभी तक जो हम प्रोग्राम्स करते आए हैं उनमें हमने अब्स्ट्रक्शन भी यूज किया एंड इनकैप्सुलेशन भी यूज किया है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो नो मैम, क्लियर है सब। ओके, जो abstraction concept है वो ये होता है कि hiding the implementation details of a class and only showing the essential features to the user। इसका क्या मतलब है कि आप hide कर दो implementation details of class and हाँ जी, काइंडली अनम्यूट कर लें सर। कहाँ पे कहाँ पे चला रहे हैं? सो इसमें क्या था, अब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि हमारे पास हम अपनी डिटेल्स को हाइड करते हैं, एंड जो हम अपने यूजर को यानी कि ये कह लेना, अब हम कुछ यूजर जिस तरह कार वाली एग्जांपल जो स्टार्ट में हमने देखी थी, कार वाली एग्जांपल में क्या था कि हम अपना यानी कि यूजर को अब ये थोड़ी ना बताएंगे कि कार में ये फंक्शनैलिटीज हैं, कार का ये सारा कुछ सिस्टम होता है। यूजर को तो हम जस्ट उसके रिलेटेड या उससे जो उससे है एसेंशियल इंफॉर्मेशन, अब उसको यूजर को तो हम यही दिखाएंगे ना। अब यूजर को ये थोड़ी ना बताएंगे कि हमारी कार में ये इंजन है, कार में की ये फीचर्स हैं। अब उसको वही फीचर्स यूजर को हम यही बताएंगे कि ये हमारे पास उसके फंक्शनैलिटीज हैं जो वो देखना चाह रहा है, या कुछ उसने सर्च किया है या कुछ वो पूछना चाह रहा है, देन हम यूजर को उसके रिलेटेड टास्क बताएंगे। तो ये हमारे पास इन एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं उनमें एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो हुआ है, जिस तरह मैंने एग्जांपल्स से आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जिस तरह अगर एक मैंने जिस तरह लाइक स्टार्ट वाली एग्जांपल थी स्टूडेंट वाली, अब उसमें मैंने प्रिंट किया था नेम ऑफ स्टूडेंट। तो नेम ऑफ स्टूडेंट क्या था कि मैं जो यूजर एक चाह रहा है उसको क्या शो होगा, नेम शो होगा। अब यूजर को ये थोड़ा ना शो होगा कि हमारी क्लास में ये कंस्ट्रक्टर है, हमारी क्लास में ये मेथड्स हैं। अब ये सब चीजें हम यूजर को नहीं शो करवाना चाह रहे होते, बिकॉज हम यही चाह रहे होते हैं कि हमारे यूजर को उसके रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन बताई जाए। ये हमारे पास अब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने अभी तक देखा। अब उसके बाद ये हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब हम ये हमारे पास लास्ट यानी कि समझते हैं पॉइंट है जो कि हम देखेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन को भी हमने बहुत सारे अभी जो भी हमारे पास प्रोग्राम थे उसको मैं बोलूँ इनकैप्सुलेशन उसमें यूज किया, देन इट्स यस हमने इनकैप्सुलेशन का यूज किया। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना, उसको इसके साथ जो वो हमें ऑब्जेक्ट क्या काम करके दे रहा है हमारे पास, यानी कि फंक्शंस को हम एक्सेस कर रहे हैं ना, देन वो क्या होता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन होती है। इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि अब रैप कर दो सब डाटा को, रैप यानी कि सारे डाटा को कंबाइन कर दो, जो कि हम अपने प्रोग्राम्स में करते आए हैं, जो हमने भी आज वाली वर्कशॉप में जो भी हमने प्रोग्राम सीखे उसमें एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन फॉलो हुई है। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग की एक वर्कशॉप थी। अब आपके साथ हम क्यूए सेशन करते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या स्टार्ट वाले कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, then feel free to ask any question। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर। मैम ये जो अभी आपने एब्स्ट्रैक्शन बताया इससे मुराद ऐसा है कुछ, यानी कि जैसे कि हमारे पास एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट हैं और जी उनकी हर एक बच्चे की प्रोफाइल है अलग-अलग, तो हम एक स्टूडेंट को सिर्फ यही अलो करते हैं कि आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल देखें, बाकी जो 49 उन्हें वो नहीं देख सकता, यही एब्स्ट्रैक्शन हाँ जी होगी। सर, हाँ जी सर, एक एग्जैक्टली हाँ जी ऐसे ही फिक्स होगा। कर देते हैं, सिर्फ आप एक ही चीज देखेंगे, बाकी जो चीजें हैं वो आप नहीं देख सकते। हाँ जी ऐसे ही होता है। एब्स्ट्रैक्शन का बिल्कुल सही आपने बोला, यही एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। किसी का कोई और क्वेश्चन हुआ हो?
या कुछ या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ लें। अगर कोई भी यानी कि क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट है या जो भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिक फाउंडेशंस हमने सारी देखी, इसके रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी सर। मैम अगर हम कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ का पता लगाना कि यहाँ पे हम क्लासेस यूज़ करें या ना करें, इसका कोई क्या तरीका होगा कि यहाँ पे क्लासेस यूज़ होंगी। कोई भी हम लीड कोड की प्रॉब्लम करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्लास यूज़ करें तो अच्छा होगा काम, या ना करें। ऐसा मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आती कि यहाँ पे मैं क्लासेस यूज़ करूँ या ना करूँ। हाँ जी सर, बेसिकली हमारा पर्पस क्या था, हम इस वर्कशॉप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सीखें। ठीक है, हो गया। बेसिकली लीड कोड वाले क्वेश्चन में अब जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं देन सिंपल फर्स्ट लाइन में क्या किया होता है, उन्होंने एक क्लास क्रिएट की होती है, बिकॉज वो भी ये चाह रहे थे आप क्लास में सारा काम करो। ठीक हो गया। तो ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो उधर भी यूज करते हैं, यानी कि इसका अब मैं आपके डाउट को क्लियर करती हूँ। इसमें ये होता है कि हम मोस्टली ये कह लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बड़े यानी कि डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। एंड जो सिंपल हम प्रोग्रामिंग यूज कर रहे थे उसको हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। एंड इसका यूज इस जी जी। हाँ जी सर। सो मैं क्या बता रही थी कि हमारे पास हम उधर भी यूज कर रहे होते, लीड कॉल वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जरूरी नहीं कि हम क्लासेस के साथ ही करें, यानी कि अपना करें, प्रोग्राम्स करें। जरूरी नहीं है हम बहुत ज्यादा क्लासेस बनाएं एंड उसको सारा सोल्व करें। एंड सिंपल हम लीड कोड वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। यानी कि मैम एक ओवरऑल बात ये है कि ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है, यानी कि जैसे आपने बताया कि इनहेरिटेंस हो जाती है, यानी कि जो पहले हमने डाटा बनाया हुआ है उससे हम दोबारा यूज कर लेते हैं, इनकैप्सुलेशन हो जाती है। यही हाँ चीजें जी। मेन चीजें हैं ना। हाँ जी ठीक सर, हो गया ऐसे ही है। मैम, समझ आ गया। यही हमारे पास मेन होता है। और मेन चीजों में हम ये भी कह लें, अगर हमें यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट का और कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नो हाउ बहुत अच्छी नो हाउ है और हमें बहुत अच्छे से समझ आई है। सर जफर भी यही कहते हैं, जरूरी नहीं कि हमें एक एक चीज का पता हो तो ही हम परफेक्ट हैं, तो ही हमें वो आती है। बिकॉज बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हमें बस एक दफा पता होना देन जरूरी है, जरूरी नहीं है उनको यूटिलाइज भी करें। जिस तरह हम लीड कोड वाले क्वेश्चन में अब हर क्वेश्चन में नहीं कर रहे होते ना कि हम यानी कि एक क्लास में और भी क्लास बना दें या जी और भी मैम। ऑब्जेक्ट्स बनाएं और भी मेथड्स बनाएं। जरूरी नहीं है हम एक चीज को हर एक चीज को एक्सेस कर रहे हो। अगर हमें ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इनका पता है देन हमें इनका ही हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं और डेली लाइफ में ये यूज यानी होते हैं। जी जी, यानी कि जब फिर हम प्रोजेक्ट्स वगैरह पे या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो साथ साथ चीजें क्लियर हो जाती हैं जिन चीजों का नहीं भी पता होता। जी एग्जैक्टली exactly। किसी का हैंड रेज है तो मैम ये सर आप क्वेश्चन कर लें। हाँ जी सर। जी जी, बोलें सर, जिनका हैंड रहेगा। मैम मेरा इनको आंसर मैंने देना चाह रहा था। हाँ एक्चुअली जी। लीड कोड का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के प्रॉब्लम किस लेवल का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमने एक स्टैटिक का एक डायमंड प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल, लॉजिकल प्रॉब्लम है। तो वो हम एक जी जी सिंपल सर। फंक्शन में भी कर सकते हैं जो प्रोसीजरल वे है प्रोग्रामिंग का। तो अगर हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमें लगता है कि हम क्लासेस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक बनानी है, एक फोन बुक डायरी बनानी है। तो ये थोड़ा सा बिगर लेवल का प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग पे आने से पहले। जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसमें हम डिफाइन, हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक होती है प्रोसीजरल वे से जाएं, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम पहले अगर हमारा प्लान ये होता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है तो हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लेके चलेंगे। फिर हम उसमें से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स नाउन्स डिफाइन करते हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल एक फोन, हम एक एग्जांपल अगर हम बड़े लेवल के ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एक सिनेरियो हमारे पास डिफाइन है, तो हम उसमें से स्टूडेंट एक नाउन है हमारे पास और टीचिंग नाउन है हमारे पास। हम जो नाउन्स हैं जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में जो लग रहे हैं, हम वो पिकअप करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके आगे हम
बिहेवियर डिफाइन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन होगा पहले, फिर हम कोडिंग में आएंगे, फिर उन क्लासेस को और उन क्लासेस की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग में। तो ये हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। हम अगर हमारा प्रॉब्लम एक स्मॉलर लेवल का है, फॉर एग्जांपल हमने जस्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो फिर हम जस्ट प्रोसीजरली उसको हैंडल कर सकते हैं सिंपल फंक्शन बना के। लेकिन अगर हमारा प्रॉब्लम थोड़ा बिगर लेवल का है, हम चाह रहे हैं कि ये प्रोसीजरल पे अगर हम जाएंगे तो हमारी मल्टीपल फाइल्स बनेगी, मल्टीपल फाइल्स में फंक्शंस बनेंगे, तो उससे बेटर हम डिफरेंट क्लासेस बनाएं, क्लासेस में उन फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर दें। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। गॉट इट? थैंक यू सर, माशाल्लाह आपने आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया। यही चीज यस सर सर बहुत मेरे अच्छा एक्चुअली आपने मैं एक्सप्लेन किया। बिगनर टू प्रोग्राम, बिगनर टू पाइथन हूँ, लेकिन मेरा 5.5 ईयर्स एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में। माशाल्लाह वेरी नाइस। जी। जी जी अभी सर, मैं आपने काम कर रहा माशाल्लाह हूँ बहुत अच्छा लारावेल रिएक्ट समझाया। जीएस में और मर्न स्टैक और पीएचपी के लैम्प स्टैक में। लेकिन मैं पैशनेटेड हूँ एआई मशीन लर्निंग में, तो इसलिए मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे रेफर किया था आई कोड गुरु का तो मैं पाइथन एक्चुअली सीख रहा हूँ। वैसे मेरे कंसेप्ट ऊप और बेसिक प्रोग्रामिंग के तो क्लियर हैं। जी जी सर, वो पता भी जी चल रहे हैं कि क्लियर है। जी। यस सर एग्जैक्टली। और बहुत इसके लिए अच्छा ना आपने हमारे पास एक्सप्लेन किया। जी हाँ जी। एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए हमारे पास एक्चुअली यूएमएल डायग्राम्स होती हैं। सबसे पहले जब हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है तो हम यूज़ केसेस बनाते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट में यूज़ केसेस कौन कौन से हैं। फिर हम उससे जब नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, हम उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में आते हैं, तो फिर हमारे पास उसके लिए डायग्राम्स होती हैं, क्लास डायग्राम होती है, सीक्वेंस डायग्राम होती हैं, यूएमएल डायग्राम्स होती हैं। कभी आप सर्च कीजिएगा गूगल पे यूएमएल क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम पहले डायग्राम्स बनाते हैं। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, हम के मॉडलिंग पहले करते हैं, फिर हम कोडिंग पे आते हैं। हमारी अगर मॉडलिंग क्लियर है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो फिर हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे आते हैं तो वो फिर हमें सोचना पड़ता है कि हमने ये वेरिएबल बनाना है, ये फंक्शन बनाना है, क्या करना है। तो इसलिए बेटर है पहले हम एक पेपर एंड पेंसिल लें, उस पर हम पहले प्लानिंग करें उसकी। लाइक हाँ जी सर, आप ऐसे ही कह है। रहे हैं सर कि जैसे हम किसी भी प्रोग्राम का पहले एल्गोरिथम लिखते हैं बिल्कुल या एग्जैक्टली फ्लो चार्ट बनाते हैं, आप इस एग्जैक्टली। फ्लो चार्ट की आप बात कर रहे हैं। जी 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 सर। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी तरह आपने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए एक साथ ही, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और को कोई डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो जी हम सर। सिंपली क्या ऐसे कह सकते हैं कि जब हमें सेट ऑफ फंक्शंस बनाना होता है तो हम उसको एक क्लास में डाल देते हैं। जी जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है कि वो सेट ऑफ फंक्शंस आपके टू सम और लिंक्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर स्टूडेंट की बात करते हो, तो स्टूडेंट के हम क्या करते हैं, हम उसके कुछ लेक्चर्स हैं या वो फंक्शंस रहेंगे जो उसके रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सही सकते है, कि अगर हम टीचर तो यूनिवर्सिटी का टीच एक करता फंक्शन है। बनाते हैं, यूनिवर्सिटी का हम एक जी जी फंक्शन जी जी। बनाते हैं और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के का एक्चुअली आप हम, वो बिगर लेवल पर जा रहे हो। हाँ लेकिन उसके लिए ना फिर मुझे सेट ऑफ फंक्शंस इजीली एग्जांपल यूनिवर्सिटी आप डाल वो सकते बिगर हैं। लेवल पे जा रहे हो। जी जी। हाँ, तो अगर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की अंदर फिर आप ले के लेते हो लिए मुझे टीचर्स भी डाटा हैं, कलेक्ट करना है स्टूडेंट्स तो भी उसके हैं। अंदर, जी हाँ मुझे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी बनाना है, और फिर मुझे उसके लिए स्टूडेंट के कोर्सेज चाहिए, उसका जी। रिजल्ट चाहिए, तो मैं इन चीज़ों की एक क्लास बनाऊंगा और एक जगह डाल दूंगा। नहीं, ठीक है, तो इस ये ये रॉन्ग होगी। एक्चुअली जब हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं, कोडिंग में, तो ये ऊप अभी आप पढ़ रहे हैं। जब आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे सॉलिड प्रिंसिपल्स भी मिलेंगे, कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स भी मिलेंगे। तो वहाँ पे सॉलिड प्रिंसिपल का जो पहला एस है, उससे बनता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स कि अगर हमारा कोई फंक्शन है या कोई हमारी क्लास है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होनी चाहिए। अब आप एक क्लास बनाते हो फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी नाम से, उसमें आप टीचर्स भी ले रहे हो, स्टूडेंट्स का भी डेटा ले रहे हो, लेकिन ये जब आप फिर आप अभी फॉर एग्जाम्पल आपने डेवलप कर दिया है, लेकिन जब आप उसकी मेंटेनेंस पे आओगे, फिर आपको इशू बनेगा, आपकी वो क्लास बहुत लेंथी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस होंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, हम छोटी छोटी क्लासेस बनाते हैं, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की आप अलग क्लास बना लोगे, उसमें उसके आप अलग प्रॉपर्टीज बना लोगे। कंस्ट्रक्टर तो वो अगर ना नहीं भी बनाते आप, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बना होता है, और इस ऑटोमेटिकली हमारे पास एक कुछ टर्म्स होती हैं हम यूज़ करते हैं। एक एक्सप्लिसिट कीवर्ड यूज़ होता है, एक इम्प्लिसिट यूज़ होता है। इम्प्लिसिट मीन्स के ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर है वो उसको डिफाइन कर देता है, लेकिन एक्सप्लिसिटली होता है कि हम मैनुअली खुद डिफाइन करते हैं। जी सर। ये चीज़ क्लियर है। और आप अलग फंक्शन ये क्लासेस बनाओगे, पहले स्टूडेंट की अलग बना लोगे, टीचर की अलग बना लोगे, कोर्स की अगर है ऑब्जेक्ट कोई, तो कोर्स की अलग आप बना सकते हो क्लास।
अब ये क्लासेस अलग बनाओगे, फिर हर एक के रेलिवेंट जो फंक्शन है उनमें डिफाइन करोगे। इससे क्या होगा, आपको इजी टू चेंज भी होगा, बाद में मेंटेन करना भी इजी होगा, और इस तरह आप उनकी चीज़ें भी क्लियर होंगी। अब स्टूडेंट के रिलेटेड जो उसका डाटा, फॉर एग्जाम्पल नेम है उसका, उसका नेम है, उसकी आई रोल नंबर है, वो आप उसका डाटा आ जाएगा, और साथ उसका फंक्शन बना सकते हो आप जो उसको रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल वो क्लास अटेंड करता है, आप उसकी चेक कर सकते हो कि वो अटेंड कर रहा नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल। और टीचर जो है वो अटेंडेंस मार्क शीट करता है, वो उसका फंक्शन बन जाएगा टीचर के रिलेटेड। इसी तरह कोर्स के रिलेटेड उसका कोई फंक्शन अगर होता है तो वो बन जाएगा। अदरवाइज की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कोर्स कोड आ जाएगा, कोर्स नेम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने सॉलिड प्रिंसिपल का नाम लिया है, तो ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का पार्ट होता है? जी जी। और इस तरह के और प्रिंसिपल जी ये जी, सारा ये फिर हम डिज़ाइन सिस्टम प्रिंसिपल ही होते डिज़ाइन के हैं। अंदर पढ़ते हैं? जी जी। ये सिस्टम डिज़ाइन के अंदर पढ़ते हैं। पहले आते हैं हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स आते हैं, उनमें भी आगे डेप्थ में जाएंगे तो वो ये मीटिंग भी, सेशन भी लंबा हो जाएगा। उनमें भी डिफरेंट होते हैं, कुछ बिहेवियरल होते हैं, कुछ क्रिएशनल होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न होते हैं। और डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, साथ फिर हम सॉलिड प्रिंसिपल भी आते हैं कि कोडिंग को हम मज़ीद ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते जी जी सर। हैं। और ये जो हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ना, इनहेरिटेंस हम मोस्टली यूज़ कर ही रहे होते हैं, अब मोस्टली यूज़ करते हो इनहेरिटेंस। लेकिन जो पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन है, वो ये बहुत कम यूज़ होती है। लेकिन ये यूज़ अगर हम करते हैं ना, तो हम अपने प्रोजेक्ट को मोर स्केलेबल, मोर फ्लेक्सिबल बना रहे होते हैं। हम यूज़ बहुत कम करते हैं, लेकिन हमें यूज़ करनी चाहिए। हमें अपने प्रोजेक्ट को मोर स्केलेबल, स्केलेबल मीन्स के इसमें बाद में कोई भी हम मॉड्यूल ऐड कर सकें, हमें कोई चेंज ना करना पड़े, एक्सटेंडेबल हो वो। हमारा जो जो भी हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है वो एक्सटेंडेबल हो और स्केलेबल हो। हम इसमें कोई भी मॉड्यूल ऐड करें, हमें कोई मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े। इसमें SQL में हम टर्म यूज करते हैं लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन, कि उनकी आपस में इंटरलिंकिंग इतनी ज़्यादा ना हो, इंडिपेंडेंट हो। हम कोई भी मॉड्यूल जब भी हमें ऐड करना हो, हम वो मॉड्यूल ऐड कर सकें। जी सर। लो कपलिंग एंड हाई वर्ड? लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन। हाई इक्वेशन। थैंक यू। जी, ये कभी आप सर्च करिएगा गूगल पे, आपको मज़ीद डिटेल इसके बारे में मिलेगी, कि वो ज़्यादा इंटरलिंक ना हो, कि अगर हम एक चीज़ को चेंज करते हैं तो वो दूसरी रिफ्लेक्ट हो। यानी लो सर कपलिंग का ये मतलब। कि एक चीज है जो ज्यादा चीजों पे डिपेंड ना करती है, यानी कि जी बिल्कुल बिल्कुल। अब डिपेंडेंट इसके लिए हम चीजें ना, ये ज्यादा पाइथन में तो मुझे अब आइडिया नहीं है कि इंटरफेसेस हैं या नहीं है। हम ना ये ये अब्स्ट्रक्शन है ना, ये वहाँ पे ये अब्स्ट्रक्शन यूज होती है चीज़ यहाँ पे। अब्स्ट्रक्शन यूज होती है, हम क्या करते हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं चीज़ों को, वो चीज़ें इतनी डिपेंडेंट नहीं होती। पॉलीमॉर्फिज्म भी है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, अभी मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था कि पॉलीमॉर्फिज्म हमने डिस्कस किया या नहीं किया। अब्स्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी यूज़ करते हैं, और दूसरा इसका अल्टरनेटिव होता है प्रोग्रामिंग में, जावा, सी शार्प में है, PHP में है, लेकिन पाइथन में मैं श्योर नहीं हूँ कि इंटरफेसेस हैं या नहीं है। इंटरफेसेस भी यूज़ होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी यूज़ होती हैं अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ों को। उसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो इनर इम्प्लीमेंटेशन है, जो एक्चुअल क्लास है, वो आप चेंज कर भी देते हो। आप यूज़ कर रहे होते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को या इंटरफेस को यूज़ कर रहे होते हो, आप इंटर जो जो अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन की क्लास है उसको आप चेंज भी कर दो बैकएंड पे, लेकिन वो आपका जो यूजेज है, वो आप जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। या आप इम्प्लीमेंटेशन रिफ्लेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना पेमेंट गेटवे हैं दो, पेपाल है और एक स्ट्राइप है। हम आज कहते हैं कि हम ना पेपाल यूज़ कर रहे हैं, कल को हम कहते हैं हम स्ट्राइप यूज़ करेंगे। हम जो उसकी जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना ऑलरेडी, वहाँ जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उसको, जिस जिस कोड में, तो हम पीछे जस्ट वो हम क्लास को चेंज करेंगे कि ये क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे। जहाँ पे यूज़ कर रहे हो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। जी जी सर। ये यहाँ पे जब जब एडवांस लेवल पे हम जो जाते हैं ना, वहाँ पे हमारी ये यूज़ होती है। इनकैप्सुलेशन तो अभी आपने देख लिया है कि हम, इनकैप्सुलेशन का यही होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स और फंक्शन है वो लिंक्ड इन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी क्लास के उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली चेंज नहीं करते, वैसे हम ये डॉट ऑपरेटर से चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली चेंज नहीं करते इनकैप्सुलेशन में, हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं उसके, सॉरी प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं हम, वो जो जिनको हम चेंज ना कर सकें उनको प्राइवेट कर देते हैं। नॉर्मली ये प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन का अभी मशहूर नहीं हूँ। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम प्राइवेट कर देते हैं वेरिएबल को कि वो आउट ऑफ द क्लास एक्सेसिबल ना हो,
और हम फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक जो एक्सेसिबल हों पब्लिकली। उन फंक्शन के अंदर हम उन वेरिएबल को सेट भी करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर में सेट कर रहे हैं। उन फंक्शन के अंदर हम उनको सेट भी करते हैं, उन फंक्शन के थ्रू हम गेट भी करते हैं कि आउटसाइड ऑफ क्लास हमें वो वेरिएबल एक्सेस करना है तो हम उस गेट फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे, और उस सेट फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू सेट करेंगे उस वेरिएबल के अंदर, जिस तरह कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनिशियली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तब करते हैं। जी जी सर। गॉट इट? जी सर। यस माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। थैंक यू मैम। मैम ये क्लास का टाइम 12 बजे तक है? हाँ जी सर, हो गया टाइम। ओके मैम। इन बिटवीन रिकॉर्डिंग भी कर रही होती हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा कुछ सेशन इसके पड़े हुए हैं फेसबुक पे ग्रुप में। सारे सेशन होते हैं सर। यस सर, हमारा सारे हर सेशन। सेशन आईकोड का फेसबुक पे होता है और यूट्यूब पे भी होता है। अब यस सर। सही है, मेन के यही रिकॉर्डिंग, ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रही थी है ये हाँ अभी भी जी, हाँ लाइव है जी, फेसबुक के ऊपर। अभी भी लाइव है। आपको नजर आ रहा होगा ऊपर लेफ्ट सही कॉर्नर पे सही। फेसबुक लिखा हुआ है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। सो जी जी। हमारी क्लास का टाइम हो गया। किसी का कोई फीडबैक हो तो यू कैन ओके आस्क। मैम, थैंक यू। ओके। जी, थैंक यू सर्वकार, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। मैम आयशा, थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छा किया। टाइम हमारा हो गया है अब, तो किसी का अगर कोई फीडबैक क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो मीटिंग हम एंड कर लेते। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें सीखी और 1-2 घंटे में मेरी ना काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। मुझे ना ये कुछ कंस्ट्रक्टर में प्रॉब्लम थी, वो इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर करवा दी। यस सर। हाँ जी सर, तैयब काइंडली आप कर दें मीटिंग को ऑफ। मैम